अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी और एक्टिंग प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजमल नवान साहब से कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पासनामा पेश करेंगे। उस पासनामे के लिए अजमल नवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे मेहमान गिरामी और हाल में बैठे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको हाल में खुश आमदीद भी कहते हैं और सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब मंजूर साहब, फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, जनाब वाजिद अली नकवी साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर स्किल, जनाब अली रजा डायरेक्टर मिस्टर स्किल, अरकान मजलिस आमला, सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं मंजूर साहब को गुजरांवाला चैम्बर ऑनर पर खुशामदीद भी कहता हूँ और उनका बेहद ममनून भी हूँ कि वो उन्होंने आज एक अहम मौजूद के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर एक ये बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी होगा जब ये अपनी प्रेजेंटेशन आप सबको देंगे, क्योंकि ये एक बहुत मालूमाती सेशन है। और सेमिनार से कबल मैं सबसे पहले आपको गुजरांवाला हमारा गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक थोड़े से कुछ मामला पर रोशनी डालना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे तमाम हाज़रीन जो हमारे तमाम मेहमान बैठे हैं वो सबको हमारे गुजरांवाला और गुजरांवाला चैम्बर के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल हो। ज़िला गुजरांवाला हमारा डिवीज़नल हेडक्वार्टर है और इसकी आबादी ± 5.5 मिलियन के करीब है। ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक गुजरांवाला में तकरीबन 30 से लेके 40 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के हम मुख्तलिफ शोबों में हम काम कर रहे हैं। इसमें अगर हम नाम लें तो बहुत लंबी लाइन बनती है, लेकिन जस्ट कुछ के मैं नाम लेता हूँ। जिस तरह हमारे पॉट्स एंड पैंस हैं, हमारी सैनिटरी फिटिंग है, हमारी लाइट इंजीनियरिंग है, हमारे इस्लामिक्स के काम हैं, वॉशिंग मशीन के हैं, कूलर्स के हैं, और भी बहुत ज़बरदस्त काम हमारे गुजरांवाला के अंदर हो रहे हैं। और बल्कि गुजरांवाला में जब हमारा पाकिस्तान का आपके फिल्म में आपने भी सुना होगा, तो जब हम अपना एटॉमिक बम बना रहे थे तो उसका कुछ पार्ट भी हमारे गुजरांवाले से उनके गए थे। और इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह प्रेसिडेंट हाउस में प्रोग्राम करेंगे और उसका नाम है हीरोज़ ऑफ गुजरांवाला। तो उनमें इंशाल्लाह हम इन तरह के लोगों को भी इंशाल्लाह हम तलाश किया है, हमने मज़ीद करते रहे हैं इंशाल्लाह, और ये प्रोग्राम भी इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। ये जो हमारी इंडस्ट्री हमारे गुजरांवाला में लगी है, इसकी वजह से हमारे गुजरांवाला में तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग हैं जो से अपने रोज़ी हासिल कर रहे हैं। और PBS के मुताबिक गुजरांवाला में और छोटे और बड़े दरमियाने दर्जे के इंडस्ट्रियल यूनिट के अतबार से हमारा गुजरांवाला 2nd नंबर पे है। पंजाब इकनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के फैलाव के अतबार से हमारा गुजरांवाला 4थे नंबर पर फॉल करता है। FBR के टैक्सेशन के मुताबिक हम गुजरांवाला 5वें नंबर पर फॉल करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले में से हैं। हम गुजरांवाला 40 अरब का टैक्स तो है जो हम डायरेक्ट देते हैं, और जो हम पोर्ट पे करते हैं कराची पोर्ट के ऊपर, वो भी हमारा कोई 150 अरब से ज़्यादा बनता है। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा गुजरांवाला 200 अरब से ज़्यादा का हमारा टैक्स देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे गुजरांवाला के ऊपर रिटर्न में ये सब चीज़ें उसे पे बैक नहीं होती। उसका एटलीस्ट अगर कोई 10% भी अगर हमारे गुजरांवाला के डेवलपमेंट के ऊपर लगे तो मेरा ख्याल हम बहुत गुजरांवाला और हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अतबार से पाकिस्तान में हम 6ठे नंबर पे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ पंजाब के मुताबिक रोज़गार फराहमी के लिहाज से गुजरांवाला 7वां इंडस्ट्रियल सिटी है। गुजरांवाला सिर्फ बाकी अंदरूनी महासिल जो मैंने आपको पहले भी बताया कि तकरीबन 40 अरब टैक्स देते हैं, महिलाएँ को 200 अरब से ज़्यादा बनता है। गुजरांवाला की हमारी जो सालाना एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 2.5 मिलियन अरब डॉलर है।
तकरीबन हम 80 से ज़्यादा ममालिक के अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की मद में भी तकरीबन हम 3 अरब US$ अपने सेव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गुजरांवाला के अंदर हमारे 30 और 40 के दरमियान जो क्लस्टर्स हैं वो मुख्तलिफ शेप में काम कर रहे हैं और मैंने आपको पहले उससे बताया है। आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसने भी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और घंटों के फासले मिनटों और सेकंडों में अब तब्दील होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके तेज़ी से तरक्की के मनाजिल तय कर रही है और हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने अरकान की जदीद मालूमात के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमाती सेमिनार और वर्कशॉप का इंतज़ार करता रहता है ताकि मेंबरान जदीद टेक्नोलॉजी के मुतालिक आगाही हासिल कर सकें। हमारा आज का जो सेशन है जो ब्लॉकचेन से मुतल्लिक़ है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इंशाअल्लाह अभी आपके सामने इसकी प्रेजेंटेशन शुरू होगी। मैं एक मरतबा तमाम मेंबरान जो हमारे हॉल में बैठे हैं सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से कुछ वक्त इस प्रोग्राम के लिए भी निकाला और हम बाकायदा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम को बाकायदा आगे प्रोसीड करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अदनान अवान साहब और आज की इस महफिल की सदारत कर रहे हैं। मौजूद सामने ग्रामीण में सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन के अंदर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग और हज़रात तशरीफ़ लाए हैं जिनमें स्पेशली हमारे एकेडेमिया से यूनिवर्सिटी से पंजाब यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी से जो तशरीफ़ लाए मैं उनका ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ। गैपो से राव हबीबुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हैं अपने साथियों के साथ, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी SN यूनिवर्सिटी और हमारे फैकल्टी मेंबरान जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे मीडिया के जो दोस्त यहाँ पे आज इस प्रोग्राम का कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए हैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा हमारे आउट ऑफ सीरीज़ से जो लोग हैं जैसे अर्शद हैदरी साहब जो ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री से डायरेक्ट वाबस्ता हैं, इनके साथ इनके डेलीगेशन आई है, उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो सामीन गिरामी, आज का हमारा ये सेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त इनाकात पजीर है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है। आपको पता है कि ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, ये रैपिड कम्युनिकेशन है, ये बहुत तेज़ तब्दीलियों का इराफ चेंज का टाइम जा रहा है और स्पेशली कोविड के बाद दुनिया दो हिस्सों के अंदर तकसीम होकर रह गई है। एक को हम प्री कोविड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं जिसमें हम सब नॉर्मल लाइफ में थे, और अभी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो तब्दीलियों का है, मतलब एक नई चीज़ जो हम आज के दिन में फेस कर रहे होते हैं तो कल वो मार्केट में ही नहीं रह रही होती, उसके नए वेरिएंट्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से आज एक मुफस्सल गुफ्तगू होगी। उसके लिए हमारे आज के जो कीनोट स्पीकर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनके इंट्रो के लिए ये दो चार आपकी समाजों की नज़र कर रहा हूँ कि जनाब मोहतरम अहमद मंजूर साहब हैं, ये CEO ऑफ ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से हैं और ANZ टेक्नोलॉजीज एंड पाकिस्तान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकेडमी से हैं और CTO ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान है, को-फाउंडर एंड चीफ आर्किटेक्ट एट ब्लॉक वेंडर्स हैं। इसके अलावा मेंबर ऑफ KPK एडवाइजरी बोर्ड फॉर डिजिटल करेंसी, इसके मेंबर हैं टोकन इकोनॉमी एंड क्रिप्टो इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम को देख रहे हैं। एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं अरब EM टेक कॉन्फ्रेंसेस के और 21 ईयर का एक्सपीरियंस है इनका इन ICT सोल्यूशन आर्किटेक्चर के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि gone are the days when the jobs were so simple or when the studies were so simple, now both become more complex due to its intensive competition. तो कहते हैं कि ज़माने के अंदाज बदले गए, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। आपकी तालियों में आज के तीनों स्पीकर इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जनाब अहमद मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ वैसे ही शायद आप सबको आ रही है, मेरी आवाज़ वैसे बड़ी ऊँची, ठीक है।
जी मैं बैठ के बात नहीं कर सकता इनके साथ। ये एक स्टार्टिंग से मैं एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि आज के हमारे सेशन में ही आपको स्क्रीन पे ये व्हाट्सएप ग्रुप नज़र आ रहा है। हमारी जितनी जनरल ऑडियंस यहाँ पे तशरीफ फरमाया, आप इसके ऊपर सिर्फ अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देंगे और हम आज के इस इवेंट में एक लकी ड्रा करने जा रहे हैं। तो इस जनरल ऑडियंस में से हम एक गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे, वो फुली फंडेड वाउचर होगा जो ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोर्स करेंगे। ये हम आज के सेशन में जनरल ऑडियंस को गिफ्ट कर रहे हैं। तो इस पे आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे सिंपली अपना नाम लिख दीजिए सर। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वाजिब भाई का, जिन्होंने एक्चुअली बहुत जोर दे के मुझे बुलाया यहाँ पे, और अमान साहब का फॉर दैट वेलकम, और शाहिद भाई का। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका यहाँ पे आने के लिए, और जितनी देर आप मुझे बर्दाश्त करेंगे दैट अनदर थिंग। अच्छा, एक सेकंड सॉरी, हाँ मैं सेंटर में आ जाऊँ। हाँ ट्रेनर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप बैठ के नहीं पढ़ा सकते, बात कर नहीं सकते, प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन एक्चुअली सब कुछ आप लोगों को पता लग गया। मेरा तकरीबन 21 साल का एक्सपीरियंस है आईसीटी इंडस्ट्री का, मोस्टली नेटवर्क्स में मैंने काम किया हुआ है, और अभी पिछले 4 साल से मैं ब्लॉकचेन को देख रहा हूँ। इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर ही, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हूँ। बहुत सारे जितने आपके टाइम मज़े की बात बताया तो रिसेंटली मेरा ख्याल है महीना पहले डिजिटल यूरो का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, कि पूरा यूरोप का एक जो यूरो बना रहे हैं ना डिजिटल, मैं उसका भी एक्चुअली एज ए रिसर्चर हूँ उसके अंदर, और उसके साथ में मैं काम कर दैट इज, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट माय पर्सनल थिंग। और अभी कोविड-19 पे जितनी चीज़ें बन रही हैं, जितने एप्लीकेशंस बन रही हैं ब्लॉकचेन पे, उनका मैं पार्ट हूँ। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ गया सर। परफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं मिसकॉन्सेप्शन। अच्छा, जो लोग पीछे रह गए हैं, मैं मेजर को मूव करूंगा, कुछ लोग इधर होंगे, माइंड ना करें, और मेजर को मूव करूंगा तो आप लोग माइंड ना करें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले मुझे बताएं ब्लॉकचेन का किस किस को पता है यहाँ पे? अभी मुझे पता लगा कुछ लोग आए हैं जिनको ब्लॉकचेन के जो ठीक है, अभी देखा आपने, वेरी गुड, ये भी बड़ी मजे की चीज है। अच्छा खैर, तो ब्लॉकचेन के हवाले से कुछ मिसकॉन्सेप्शन हम सबके दिमागों के अंदर है। जैसे ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी, जैसे बिटकॉइन को नॉर्मली जब मैं, यानी मुझे पिछले 4 साल से एक चीज सुनने को मिलती है, जब मैं किसी जगह जाके बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की बात करता हूँ ना, तो लोग कहते हैं आप तो बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो मुझे सुनने को मिलती है। इवन मैंने जब पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट पहली दफ़ा बनाया था ना, तो हुआ ये था कि मुझे जो पहली कॉल रिसीव हुई थी वो थी, सर मेरे पैसे blockchain.com पे फंस गए। मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूँ ना, कि ब्लॉकचेन इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर फाइनेंस का सेक्टर इतना है, उसके अंदर बिटकॉइन एक छोटा सा डॉट है, और हम लोग बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ के वो जो 5% या 2% चीज़ है ना बिटकॉइन, हम उसके पीछे भाग रहे हैं ड्यू टू सम इन्फ्लुएंसर्स, कि जी उन्होंने जो है ना उस पर डाल दिया लोगों को, भाई यही ब्लॉकचेन है, इसके अलावा ब्लॉकचेन की जो है ना और कोई चीज़ ही नहीं है ब्लॉकचेन का। हालांकि अभी हम आगे चल के आई होप कि जब यहाँ से हम लोग निकलेंगे ना आज, तो अगर आपको कोई फिर ये बात कहेगा ना कि यार ब्लॉकचेन तो बिटकॉइन, तो आप आगे से ठीक है यानी कि आप सोच समझ सकते हैं, और आपके पास इतने सारा मवाद होगा बात करने के लिए कि आप लोगों से बात कर पाएंगे कि जी ये जो है ना आप गलत कह रहे हैं। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन जो मैंने बात की ना blockchain.com पे, कि blockchain.com एक ट्रेडिंग वेबसाइट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पहली इंप्लीमेंटेशन होती है 2009-2008 में, और ये वेबसाइट बनती है 2011 में, तो ये ब्लॉकचेन कैसे हो सकती है? ठीक है, कॉमन सेंस है ना। देन ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बना है? नहीं, ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नहीं है। जहां पे आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी है वहां पे आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और आती है, ट्रांजैक्शन हम बोलते हैं नॉर्मली, कि जी ये तो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? यहाँ आपका जो एक रिकॉर्ड है ना ब्लॉकचेन में, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन का वर्ड इतना पॉपुलर क्यों हो गया? उसके रीजन सिर्फ इतनी सी है
कि क्योंकि बिटकॉइन एक फाइनेंशियल चीज थी, तो उसकी वजह से उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और मजे की बात, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें ना जाके, तो जब बैंकिंग सेक्टर में भी जिसको आप ट्रांजैक्शन कह रहे होते हैं ना, वो ट्रांजैक्शन इसलिए कहते हैं कि ये रिकॉर्ड कहीं और नहीं जा सकता, ये परमानेंट रिकॉर्ड है। तो अगर हम कोई और रिकॉर्ड, मैं किसी जमीन का रिकॉर्ड रख देता हूँ वहां पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं डिजिटल आइडेंटिटी, चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अहमद मंजूर आप गूगल पे लिखें, आपको कोई तकरीबन 1000 बंदा मिलेगा पूरी दुनिया में कि ये अहमद मंजूर है। अच्छा, उसमें से पाकिस्तान में कितने हैं? 250। अच्छा, उनमें से एनएस कितने लगाते हैं? 10। उनमें से दाढ़ी कितनों की है? 5 की। उनमें से लेफ्टी कितने हैं? 1 या 2। डेट ऑफ बर्थ किसकी? मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं बता रहा आपको, ठीक है। अच्छा तो डेट ऑफ बर्थ कितने, कुछ एट्रीब्यूट्स की बेस पे एक यूनिक आइडेंटिटी बन सकती है, और वो यूनिक आइडेंटिटी अहमद मंजूर को बता देती है कि यार ये बंदा अभी देखें, अभी क्या है, अभी तो घर वालों को गुस्सा आया होगा, बोल पर चलने के नहीं यार, ठीक है ना। तो आप एक यूनिक आइडेंटिटी बना सकते हैं, वो एक जमीन की हो सकती है। आप जमीन के कुछ एट्रीब्यूट्स उठा लें, कब परचेज हुई, वो जैसे आजकल आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एनएफटी बहुत ज्यादा चला हुआ है। किसने सुना? एनएफटी सुना किसी ने? नॉन फंजिबल, ठीक है। वो चीज होती है एक यूनिक चीज, यूनिक आइडेंटिटी है पूरी दुनिया के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि उसको लोगों ने ना बड़ा हवा बना के, पिछले दिनों भाई साहब मैं एक बड़ी सेलिब्रिटी को भी देख रहा था, मैं अपने एनएफटी लेके आ रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, नहीं किसी और कर रहा हूँ, तो वो जो है ना, वो कुछ नहीं है, कोई हवा चीज नहीं है, वो बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको वो हमारे यहाँ एक्चुअली 2 तरह के तबके पाए जाते हैं ना, जो या तो चीज को फौरन समझा देते हैं कि यार ये आसानी है, दूसरे एक वो होते हैं जो कहते हैं वो मुझे आता किसी और को क्यों आए, और एक वो होते हैं जो कहते हैं मुझे ही आना चाहिए दूसरे को आएगी क्यों, ठीक है। तो वो अच्छा, एक और चीज इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जी मैं अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है पर डिसेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपकी जो आप डेटा आपके सर्वर पे सेव हो रहा है ना, डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर, वो कोई उसको और नहीं देख सकता आपकी परमिशन के बगैर। मैं कोशिश करूंगा कि अगर हमारा पास टाइम बचेगा तो सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एक डेमो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, जो कि डिजिटल आइडेंटिटीज का डेमो है। वो एक वेबसाइट है, उस पर खोल देंगे, बाद में आप घर जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता जाऊंगा कि ये चीज़ है। देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अब हमारे दिनों में ना जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट का बात सुनते हैं, बाय द वे मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट का नाम आता है तो लगे बंदे को लगता है कि दुनिया अपने नाम लिखेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन है, इसके अलावा उसकी कोई हकीकत नहीं है। लोग उसको पता नहीं क्या क्या कह के सुना देते हैं कि जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो पता नहीं क्या होगा चाहिए, ठीक है। देन ब्लॉकचेन सिर्फ पब्लिक है? नहीं, ब्लॉकचेन पब्लिक भी है, प्राइवेट भी बनता है। सपोज करें आप चेंबर ऑफ कॉमर्स का अपना एक ब्लॉकचेन बनाने की कोशिश करते हैं, अब क्या होगा, आप प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाएंगे, लेकिन अगर किसी ने मेंबर ने इसको वेरीफाई करना है, कोई बाहर का बंदा है, तो आप पब्लिक ब्लॉकचेन बनाएंगे। तो ये कुछ मिसकॉन्सेप्शंस थी जिसके ऊपर बात करना शुरू में से जरूरी होता है, बिकॉज ये जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं कि भाई ये तो बिटकॉइन है, आप क्या बात कर रहे हैं, समथिंग। तो बड़े लोग मुझे इस तरह के मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ना सबसे पहले रखी होती है मिसकॉन्सेप्शन की स्लाइड की, मिसकॉन्सेप्शन आपको पता लग जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक जुमला और सुना होगा कि ये तो टेक्नोलॉजी जो है ये इंटरनेट लेवल की टेक्नोलॉजी है। क्यों? यानी इसको कहा जा रहा है कि ये वो चेंजेस लेके आएगी मार्केट में जो इंटरनेट लेके आ रहा था। अभी तक हम इंटरनेट को बकायदा प्रॉपर तरीके से अडैप्ट नहीं कर पाए, 30 साल बाद भी हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप कितने लोग सोच सकते हैं कि बैंक्स जो हैं आपके वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे आ गए हैं? मेरा नहीं क्या, इतने ज़्यादा बैंक हैं। बैंक का अभी मेरा ख्याल है किसी ने पंजाब बैंक ने अभी शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अपना क्लाउड के ऊपर जाने के लिए। तो उससे मैंने क्लाउड का पहला लेक्चर जो दिया था ना 2009 में दिया था, 2021 में मैं, और वो दुबई में दिया था, ठीक। तो इसका मतलब तब से क्लाउड कंप्यूटिंग दुनिया में है और दुनिया इस पे काम कर रही है। बड़े बहुत सारे लोग हैं, उसके जो भी फायदे हैं आप लोग गूगल ड्राइव को देख लें, उसको फायदे नजर आते हैं। अभी मैं जाके गूगल ड्राइव के नुकसान भी उस पर ही बात करेंगे हम।
तो इंटरनेट लेवल की जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं ना, तो ये उस तरह की चेंजेस लेके आने लगा है। यानी उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। देखें, जब इंटरनेट आया तो सबसे पहली उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो थी ईमेल। लोगों को लगता था, यानी अब यहाँ पे पीपल जी बैठी है, मैं बता दूँ कि पुराना बनाइएगा प्लीज, कि तब खत लिखा जाता था ना, आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री का लिखना 1 हफ्ता लगता था, वापस आना तो 15 दिन का प्रोसेस था। तो मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जी इसलिए हम हफ्ते से अचीव हुआ करती थी, टाइम बहुत लगता था। अब तो जी व्हाट्सएप खोलो तो बात ठीक है जी, मसला ही कोई नहीं है, वो वीडियो चैट भी कर ली तो सब कुछ हो गया, बस ठीक है। तब टाइम लगता था। मैंने अपना जो पहला लेक्चर दिया था ना, सॉरी MIT को अपना पहला व्हाइट पेपर दिखाया था, एक प्रपोजल था, 1000 रुपया देके एक खास जगह पे जाके लाहौर में मैंने कोई ईमेल की, और उसका मुझे उसी टाइम, आजकल के बच्चे सोचते हैं 1000 रुपया ईमेल, 94 की बात कर रहा हूँ। तब बंदे को सिर्फ एक चीज चाहिए थी कि यार मुझे पता लग जाए मेरी चीज पहुंच गई, डॉक्यूमेंट कहीं गुम ना हो जाएगा। तो वो चीज ईमेल ने ठीक की थी कि जी फौरन चीज पहुंच गई, सेकंड। देन स्ट्रीमिंग मीडिया 2006-2007 का दौर आता है जब स्ट्रीमिंग मीडिया चलता है। अब स्ट्रीमिंग मीडिया में क्या है, यूट्यूब आ गया, IPTV आ गया, इस तरह की और चीजें आनी शुरू हो गई। देन आजकल जो आपका सिलसिला चल रहा है, दैट इज सोशल मीडिया का दौर। एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरी अदर बडी। ऐसा ही है, आप फेसबुक पे हैं, मैं भी आते हैं, मैं गुजरावाला का लगा के मैं गुजरावाला जा रहा हूँ, क्योंकि तुम तो बड़े सालों के बाद है, मैं बहुत सालों के बाद गुजरावाला है, 2006 के बाद। थैंक यू अजय भाई। तो आप सोशल मीडिया का, अब अगर मैं ये कहूँ, मैंने जी पहली दफा इंटरनेट 94 में यूज किया था, क्या मैं इंटरनेट को आपसे ज्यादा जानता हूँ? नहीं, मैं उसी तरह इंटरनेट यूज करता हूँ जैसे आप लोग करते हैं, ऐसे ही। तो अब अगर देखें, ब्लॉकचेन की पहली इम्प्लीमेंटेशन बिटकॉइन में समझ में आती है बात, लेकिन इसमें दुनिया में कितने लोग बिटकॉइन यूज कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली 10%, बहुत बाहर निकलते हैं कि 20%, इससे ज्यादा नहीं। उससे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी जब पूरे तमाम लोगों की डिजिटल आइडेंटिटीज आ जाएंगी। तब तो एक एक बंदे को डालना पड़ेगा ना उसके ऊपर। जैसे मैंने भी बताया कुछ एट्रीब्यूट्स की बेस पे, आप यूनिक हैं, आप भी यूनिक हैं, आप भी यूनिक हैं पूरी दुनिया में, मैं यूनिक हूँ, ठीक। अब सोचे कि वो जितने अरब की आबादी है वो तमाम अगर ब्लॉकचेन पर रख दी जाए तो वो सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी इसकी। तो जो लोग कहते हैं कि बिटकॉइन की इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी है, यस इस टाइम शायद, लेकिन आने वाले दौर में नहीं। तो वो उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वहीं पे खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है ना वहीं पे, यदि नहीं आप तो डिजिटल आइडेंटिटीज आप लें, दैट्स फाइन। देन उसके बाद सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन वो होगी जिसपे जो बिजनेस के लोग करेंगे, दैट इज सप्लाई चेन। ठीक, कैसे? अच्छा मेरे शायद क्वेश्चन आ गया। अच्छा, तो सप्लाई चेन जब लोगों के, देखें सप्लाई चेन हर जगह पे यूज होती है, बिजनेस हर जगह पे यूज होता है, चीजें हर जगह पे आनी जानी है, यानी इवन सप्लाई चेन का पूरा जो सर्कल है वो आपके घरों के अंदर भी है, ठीक है। अगर शादीशुदा बीवी डांटती है, अगर ऐसे गैर शादीशुदा हमारा पेरेंट्स डांटते हैं, ठीक है, कोई चीज गलत चली जाए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सप्लाई चेन सबसे बड़ा एक इम्प्लीमेंट, इसकी दूसरी नंबर की इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको? यही इम्प्लीमेंटेशन होगी भी आगे चलकर यूज केस की बात करेंगे ना, तो लैंड की बात भी करेंगे और बाकी कुछ चीजों की और भी बात करेंगे। अच्छा, ब्लॉकचेन की अगर मैं एक हेलीकॉप्टर व्यू दूं आपको, यानी ये सारी बातें जो मैंने भी की हैं आप लोगों को, एक हेलीकॉप्टर व्यू देता हूं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे करूं, दिस इज जस्ट ए डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसके अलावा वो जो लोग कहते हैं ना ये तो बिटकॉइन है, ये तो जी सब गलत। तो ये क्या बन गया, एक डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल का मतलब है चीजें ऐड हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती। कैसे, वो भी आगे चल के बात करते हैं। तो दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसके अलावा इसकी और कोई डेफिनेशन नहीं। अगर कोई बंदा आगे आपको कहता है ना, मेरा ख्याल है 3 स्लाइड्स में आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि वो आपको आगे कोई कहेगा ना बिटकॉइन ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन बिटकॉइन, तो आप उसको मेरा ख्याल है अच्छा खासा बता सकते हैं कि नहीं यार गलत है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं
अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये मैं एज ए टेक्नोलॉजिस्ट बता रहा हूँ कि जी जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आगे आने वाले दौर में पुरानी टेक्नोलॉजीज को यूज करके आ गया। यानी आप मोबाइल की टेक्नोलॉजी को पकड़ें, कैमरा पुराना है, वॉइस रिकॉर्डर पुराना है, उसी का आइडिया यूज हो रहा है और तो कोई नई चीज तो नहीं आई उसके अंदर, फिर उसके पिक्सल ही बढ़ाते जाते हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। तो आपकी जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आने वाली वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फोल्ड टेक्नोलॉजी। जैसे ब्लॉकचेन की जो पहली टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं दैट इज अ लेजर। लेजर आज से 7000 साल पहले यूज हुआ। लेजर किसे कहते हैं? आप लोग जाते हैं शॉप पे या किसी जगह पे, आप सब बिजनेसमैन लोग हैं, आप लोगों को पता होगा, जाते हैं तो वहां पे ना वो एक बुक निकालता है, उससे लिखना शुरू कर देता है, इतना सॉरी खाता हो, ठीक है, दैट्स अ लेजर। वापस जाएं डेफिनेशन, रिकॉर्ड कीपिंग। दूसरी चीज आती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक इंक्रिप्शन की चीज है, नथिंग एल्स। पहली दफा यूज हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अच्छा, कुछ लोग एक दफा मैं पढ़ा रहा था गालबन पीआईआईसी के बैच में, प्रेसिडेंट साहब के प्रोग्राम में बैच पढ़ा रहा था, तो वहां पे ना एक लड़के ने गूगल किया, वो कहता सर ये तो इजिप्शियन से यूज की थी। मैंने कहा भाई इजिप्शियन से उसलिए ही यूज की थी, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल थिंग। तो पहली दफा प्रोफेशनली जो ये यूज हुई थी वो वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। वो हमारे यहाँ एक लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज कॉल्ड फेकी लैंग्वेज। वो बहनें कज़नें वो सारी आपस में बोलती हैं क्लास फेलोज और हम शक्लें देख रहे होते हैं। दैट इज एन इनक्रिप्शन लैंग्वेज। इनक्रिप्टेड है ना, फेक कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है, क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज है। इजिप्शियन इसको यूज करते होते थे कब, किस तरीके से? वो जो इंटरनल डिस्कशंस किया करते थे ना, तब इजिप्शियन यूज करते थे। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्रिप्टोग्राफी कब से यूज हो गई? कंप्यूटर नेटवर्किंग 1980s, दैट मींस पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का मतलब ये है मैश नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का किसी को पता है? नेटवर्किंग यानी जिसमें आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड। अच्छा, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो कर रहा है एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर, ताकि वो डेटा को आपस में अपडेट रख सके। इसलिए यहाँ पे P2P पीयर टू पीयर नेटवर्किंग यूज होती है। अब हम एक मिसाल सोचते हैं कि कैसे ये काम है। देखें, एक जगह पे 100 लोग मौजूद हैं। 100 लोगों में से 2 लोगों ने आपस में ना कोई ट्रांजैक्शन करनी है, यानी उन्होंने बताना है कि जी एक बंदे के पास कुछ गोल्ड है, ठीक है, एक बंदे के पास कुछ वीट है। उन दोनों ने ट्रांजैक्शन जो है ना आपस में उसकी ओनरशिप चेंज करनी है। अब ओनरशिप चेंज करना क्या है? ये दोनों अनाउंस करेंगे बाकी 98 लोगों के सामने कि जी मैं, यानी कि ए ने कहा मैं अनाउंस करता हूँ मेरा वो जो गोल्ड पड़ा हुआ है ना वो आज से बी का है। अब वहां पे बाकी सारे जो 98 लोग हैं उन्होंने उसको वेरीफाई किया, उन्होंने यकदम, अब वो किसी भी चीज को तो नहीं कहेगा आगे कि ये जी किसी और की जो है ना मैं इसको अपने नाम से दे रहा हूँ। वो सारे खड़े होकर कहेंगे यार ये गलत कह रहा है, ये तो वो जो गोल्ड पड़ा वो तो उस बंदे का। तो ट्रांजैक्शन वहीं पे कैंसिल हो गई। ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या होगा? सपोज करें वो कहता है कि ठीक है जी ये इसी ए का है और ये जो वीट है बी की है। अब उन्होंने अनाउंस किया, वेरीफाई हुई। जैसे ही वेरीफाई हुई उसकी अब बी का गोल्ड है और ए की वीट है। ये उन्होंने अपने दिमागों में सेव कर लिया। हम सबके पास एक लेजर होता था, दैट इज कॉल्ड दिमाग, ठीक है, ब्रेन। सबने सेव कर ली। अब जब सपोज कर लेते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में वापस जाते हैं, सपोज कर लेते हैं 98 लोगों में से 94 लोग वहां पे मौजूद थे, 4 लोग नहीं गायब थे। जब 4 लोग आगे दोबारा कनेक्ट होंगे, वापस आएंगे, तो वो 94 लोग उनको बता देंगे कि जी यार ये ट्रांजैक्शन हुई थी कुछ अर्सा पहले। अब वो जो बोल रहे हैं वो वीक है। तो इसी तरीके से अब यही पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसको समझें आसानी से। ये जो मैंने आपको बताया वो जो, अच्छा थोड़ी देर के लिए एक और टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, दैट इज कॉल्ड माइनर्स। बड़ा सुनने को मिलता है माइनिंग मशीन लगा दो, माइनर लगा दो, पता नहीं है। थोड़ी देर के लिए माइनर को आप कन्वर्ट कर दे वेरीफायर के साथ, उसको चेंज कर दे वेरीफायर में। माइनर का रोल ब्लॉकचेन के अंदर एक वेरीफायर से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ना, उसने अनाउंस की बात, इसी तरह
जब हम ब्लॉकचेन की बात, बिटकॉइन की या किसी और ऐसी चीज की बात करते हैं तो जैसी ट्रांजैक्शन होती है वो अनाउंस होती है, ब्रॉडकास्ट होती है सबके पास, जितनी भी नोड उसका पार्ट होती है उस नेटवर्क का, जब उनके पास पहुंचती है वो वेरीफाई करती है कि हाँ ये इसी की चीज है। जैसे ही उसने वेरीफाई किया तो अब कोई दूसरी चीज तो नहीं होगी, कोई दूसरी का तो नहीं आगे कहेगा, तो यही वो सारी की सारी चीज है। अब वो अपडेट भी इसी तरीके से होता है। अच्छा, ब्लॉक क्या होता है? अच्छा, फिलहाल कुछ देर के लिए हम इसका ऐसे सोच लेते हैं, ब्लॉक इज अ सेट ऑफ डेटा, यानी कुछ डेटा पड़ा हुआ जो ब्लॉक के अंदर आ रहा है। बात समझ में आ रही? इसके अलावा इसकी और कोई रियलिटी नहीं है, यानी कि हम उसके अंदर कोई भी डेटा रख सकते हैं। यानी आप कह लें कि अभी हम उसमें करेंसी का डेटा रखते हैं, कुछ देर के बाद ही हम उसमें जमीनों वाला डेटा रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सपोज करें जेपको, ठीक है, जो उधर बिलिंग का डेटा रखना शुरू कर देते हैं, नहीं रख सकते, कोई कभी डॉज नहीं कर पाएगा। यानी अब एक बंदे ने बिल देना है, अब वो बिल देने के लिए आता है, वो किसी दूसरे का बिल तो नहीं देखा, अभी भी खैर अपना बिल ही देता, खैर कहीं तो अपने भी नहीं देते, ठीक है ना, अपना भी नहीं दे रहे होते, कहते भाई किसी और से ले लो, ठीक है, इसी में नुकसान मिल जाते हैं। जैसे अभी सर ने बताया, गुजरा वाला सर अभी आपने वो बोला था, गुजरा वाला कितने अरब का देता है, टैक्स की मद में देता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड अगर सपोज करें हम पूरी चीज को ऑटोमेट कर दें, जो सबसे ज्यादा टैक्स देगा उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, किया जा सकता है, कोई हवा चीज तो नहीं है ये। तो अगर ये पूरा काम ब्लॉकचेन के ऊपर करना शुरू करते हैं, हर चीज ब्लॉकचेन के ऊपर, जी गुजरात ने निकाल दिया, अभी क्या होता है, अच्छा इसके और बता देता हूँ, आप में से जो लोग, आप में से जॉब कौन कौन करता है, जॉब में कभी होता है ना यार अपना क्रेडिट इस वाले बंदे को दे दो, तो सेल में होता है कि यार अपना जो है ना, आप अपनी सेल, यार इसकी जॉब खतरे में उसको दे दो, बंदे ने मेहनत भी तो पता करता, मैं भी दे दूं, मेरा बोनस भी मारा जाएगा, मेरा ये चीज भी मारी जाएगी, मेरी वो चीज भी मारी जाएगी, अगर वो सारी चीज ऑटोमेट कर दो, कुछ देर सोचे, सिर्फ सोचिए, उसको आप ऑटोमेट कर दें कि उसने, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बंदे को बोनस तब मिलेगा जब इसने 70% अपने टास्क पूरे किए होंगे, इस बंदे को जो प्रमोशन कब मिलेगा, इसने 80% टास्क पूरे किए होंगे अपने, तो 70 और 80 कौन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब उसको पता है कि सारी चीजें ऑटोमेशन से होनी है तो कौन नहीं चाहेगा। अब उसको कोई रद्द-बदल तो कर नहीं सकता, क्योंकि चीजें पढ़वा रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। ये वो अमल दखल है, जैसे देखें आगे चल के सबसे ज्यादा जो फील्ड जिनके अंदर काम आना है वो आना है ऑटोमेशन, मींस एआई, जो कि हमारे इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरा ऑटोमेशन कर देता। अच्छा खैर, हम ब्लॉक पे थे, अब उस ब्लॉक के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, आपने उसके अंदर किया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है, इसको हम ब्लॉकचेन क्यों कर रहे हैं? अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेगा, यानी आप सोचें आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं, आप पेज नंबर 25 पे हैं, आप करते हैं, आपने ना आखिरी पैराग्राफ छोड़ दिया और आप शिफ्ट हो गए, आप सुनने का यार बोरिंग चल रहा है, थोड़ा यार आखिरी पैराग्राफ, मैं आगे चलता हूँ। आप पेज नंबर 28 पे पहुँचते हैं, वहाँ पे एक करेक्टर का नाम आता है शहजाद भाई। शहजाद भाई ने ये किया, शाहिद भाई ने ये किया। अब शाहिद भाई आपको पता नहीं है करेक्टर कहाँ से है, मैंने तो शुरू में इतने पेजेस पढ़ लिए, बंदा कहाँ से है। अब क्या हुआ, आपको एकदम याद आता है यार मैंने पेज नंबर 25 पे ना एक पैराग्राफ छोड़ दिया, अब वापस जाता है पेज नंबर 25 पर पढ़, आप देखते हैं शाहिद भाई ये हैं, इनके बेटे हैं, इन्होंने ये, इनका इसमें किरदार ये, ठीक है, प्रोफेशनल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो सुपरमैन, ठीक है, तो वो शाहिद भाई। अब एक सीक्वेंस बना हुआ ना चीज का, आपने सीक्वेंस ब्रेक किया, सारे का सारा वो जो सीक्वेंस था वो टूट गया, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो। सेम टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो अभी आपको स्लाइड नजर आ रही है, इसमें बेसिकली जो ब्लॉक की आपको नजर आ रहा है 42, ब्लॉक नंबर 42, 43, 44, आप क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये अपना एक जिसे कह रहे हैं, इसको अगर हम ऐसे कहें, वैसे तो हैश कहते हैं उसको, लेकिन हम हैश का वर्ड ही थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, हम उसको कह देते हैं थोड़ी देर के लिए कोई पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड जरा आसानी से समझ आए, या कोई एक फ्रेज, वो फ्रेज अपने अगले ब्लॉक से शेयर कर देगा, जो कि बना होता है उसके डेटा की बेस पे, जो डेटा उसके अंदर पड़ा हुआ है।
उसकी बेस पे वो एक फ्रेज बनाता है दैट इज कॉल्ड समथिंग ABCD, क्रिप्टोग्राफी में वापस जाए। उसने उसको थोड़ी देर के लिए चेंज किया, अब उसने वो अगले को भेज दिया। अब जो चेन बननी शुरू हो गई, हर पिछला जो है ना सिस्टम, हर पिछला ब्लॉक अगले ब्लॉक में एक उस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा। अब वो एक चेन बननी शुरू हो गई। अब एक हैकर आता है, हैकर आगे ब्लॉक नंबर 43 को सर्च करता है। जब वो दोबारा क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा तो उसका तो फ्रेज चेंज नहीं हो जाएगा पूरे का पूरा, क्योंकि उसकी ही एक एट्रीब्यूट, थोड़ी देर पीछे जाए, एट्रीब्यूट्स बताए थे मैंने, अहमद मंजूर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। उसका एक एट्रीब्यूट है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प चेंज नहीं हो जाएगी क्योंकि टाइम तो वो ऑटोमेटिक उठा रहा है। अब जब वो दोबारा उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा तो फ्रेज ना पिछले से मिलेगा ना अगले से मिलेगा, वो तो क्वेश्चन ही नहीं करेगा। इसीलिए ये सिस्टम अनहैकेबल है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर, अच्छा एक और क्वेश्चन पहले उससे उस पर बात कर लेता हूँ कि मेरे बिटकॉइन चोरी हो गए किसी के, ठीक है, ये उस सिस्टम का फ्लॉ नहीं है, वो फ्लॉ है उस कॉन्ट्रैक्ट का या उस प्रोग्राम का या उस एप्लीकेशन का। जैसे आपका फेसबुक हैक हो जाता है, इसका मतलब इंटरनेट गलत है, आपका फेसबुक की आईडी है, फेसबुक की ऐप है, आपका गूगल हैक हो जाता है, दैट मींस इंटरनेट गलत है। तो टेक्नोलॉजी अनहैकेबल है क्योंकि उसको बनाया इस तरीके से, लेकिन उसके अंदर जो अब आपने जो ऐप डालनी है ना, टैप करते हैं उसको यहाँ पे, ठीक है, उसको वो जो आपने वो डालनी वो बड़ी ध्यान से डालनी है। अगर आप उसको कहेंगे ना कि जी मैं बस विदाउट वेरिफिकेशन डाल देता हूँ, देन बस फिर एंजॉय करें। तो वो जो चोरी हुई है ना, वो इस तरीके से चोरी है, क्योंकि वो जो नॉर्मली मुझे ना मेरा एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है बड़ी जगहों में कि हमें एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज को, कुछ लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मेरा वहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि जी अगर हम एक एग्जिस्टिंग को इकोनॉमी का पार्ट बना देते हैं तो आप सोचें नुकसान कितना ज़्यादा हो सकता है। कल को एक बंदा आता है, ओपन सोर्स है ना, लोग कहते हैं ओपन सोर्स है, कुछ भी एक बंदा आता है उसका उसमें एक अपडेट निकलता है, मैं सारे जो जितने गवर्नमेंट के पैसे ना मैं अपने अकाउंट में डाल देता हूँ, लोगों को नहीं पता लगा था, तो 25,000 की लाइन के अंदर मैंने कुछ चीज़ लिख दी है तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मिसाल दे, जैसे आप में से मुझे नहीं पता, माशाल्लाह आप सब यंग लोग हैं, कि विंडोज़ जब हम पढ़ते होते थे ना, विंडोज़ बड़ी उसकी ना प्रोग्रामिंग में आप चले जाते होते थे तो नीचे स्टार्ट का बटन आता होता था, तो मुझे आज भी याद हो 10,100 पता नहीं 23वीं लाइन में जाके ना आप स्टार्ट की जगह अहमद लिखते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट की जगह अहमद लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब सोचें कि ये सारा काम अगर आप उनको दे देंगे जो थर्ड पार्टी किसी ने चीज़ बनाई है, पूरी इकोनॉमी आपने उनके ऊपर फेंक दी, तो अब लोग ठीक कहते हैं जो कहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में अलाउ कर दें और ये कर दें और वो कर दें। मैं कहता हूँ, मेरा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपनी डिजिटल करेंसी बनाएं, अपने वॉलेट्स बनाएं और अपनी चीजें करें, रादर देन का थर्ड पार्टी पे इन्हिसार कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी पे इन्हिसार करने का कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, डिसेंट्रलाइज्ड। क्वेश्चन है थोड़ी देर में करें सब क्वेश्चन, वो एक्चुअली रब्त टूट जाएगा सारे का सारा थोड़ी देर में। अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड किया। सेंट्रलाइज्ड क्या है? सेंट्रलाइज्ड जो चीजें होती है ना, वो होता है कि उसमें कोई किसी को ब्लैकमेल करता है। जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे मिसाल देता हूँ, समझे जी मुझे जो है ना जो जब आप अपने पैसे ही निकालने जाते हैं ना एटीएम से, तो 25 रुपये पे करने पड़ते हैं, क्यों? मुझे पड़ चुका है, लोगों को नहीं चुकते, लेकिन सिर्फ आप एक चीज़ सोचें थोड़ी देर के लिए, मैं 25,000 में डुबा रहा हूँ तो मुझे 25 रुपये नहीं चुके, लेकिन वही बैंक कितनी ट्रांजेक्शन करता होगा, 1 लाख तो होते के होगा, तो दे आर मेकिंग ऑलमोस्ट 25 लाख, और वो कहाँ से जा रहे हैं? वो हमारे पैसों में सीधा। मैंने ना एक जगह पे दे रहा था, मुझे याद नहीं है, वहाँ पे कुछ बैंकर्स भी आए हुए थे, तो बैंकर से मैंने, वो बैंकर्स कहते हैं तो हम आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं, तो मैंने कहा यार वो साल में लेते हैं, यहाँ पे लेना है, तो कहने का मकसद ये है कि सेंट्रलाइज जब भी कोई होता है तो वो आपको ब्लैकमेल करता है, यानी मेरा डेटा इतना अरशद हैदरी साहब को मेरा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत कर अरशद साहब मुझे थोड़ी देर बाद कहते हैं कि अहमद भाई मुझे करोड़ रुपया दे दें तो मैं आपको डेटा एक्सेस कर दूंगा, मैं तो नहीं करने दूंगा, मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है। तो मुझे उनको 50 लाख के आगे बात जो है कहीं खत्म होती है, तो लेकिन वो एक ऐसा बात है कि जब 50 लाख का मेरे पास तो हुई नहीं, ठीक है ना, तो वो बात
वहां पे आके, लेकिन अगर वो डेटा पीयर टू पीयर में वापस जाता है तो सबके पास पड़ा हुआ मेरा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा, आप कोई नहीं देख सकते उसको। अब मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड ये टेक्नोलॉजी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की सूरत में यूज हो रही है, तो इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कहा जाता है। इसमें आप सेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट खत्म कर देगा। अभी आगे जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, वो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। यानी आपको मजे की बात थोड़ा सा हट जाएंगे शायद हम ब्लॉकचेन से। आपने 5G का नाम तो सबने सुना होगा, सबने सुना होगा 5G आ रहा है, 5G हो रहा है। 5G टेक्नोलॉजी भी डिसेंट्रलाइज कर रही है। उसमें वो जो टेक्नोलॉजी पता क्या यूज कर रहे हैं, बड़ी मजे की, यानी आपने देखा होगा कि नए फोन आ रहे हैं उनपे 5G लिखा हुआ आता है, कुछ फोन आ रहे हैं जिन पे 5G लिखा हुआ, वो एज ए बूस्टर काम करेंगे। एज ए बूस्टर का क्या मतलब है, यानी सिग्नल्स यहां तक आ रहे हैं सपोज करें, ठीक है, मेरे फोन पे यहां पे जो बंदा खड़ा है उसको सिग्नल्स नहीं मिल रहे, मेरे फोन के पास जो आ रहे हैं ना सिग्नल, वो मेरा फोन एज ए बूस्टर काम करना शुरू कर देगा, वो मेरे फोन से सिग्नल उठाना शुरू कर देगा। ये तो होनी बात नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये वो 5G टेक्नोलॉजी फिर 5G वर्चुअलाइजेशन पे जा रही है और बहुत सारे इस तरह के काम हो रहे हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन, तो आगे जितनी भी चीजें, जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं ना ओपन सोर्स पे जा रही है चीजें, डिसेंट्रलाइज, तो डिसेंट्रलाइज पे बहुत सारी चीजें मूव हो रही हैं, इसलिए डिसेंट्रलाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक और चीज होती है कंसेंसस। आपके जितने भी वो बन रहे होते हैं ना, डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, जैसे वाटर सिस्टम वाली, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ए और बी वाली, उसमें वापस जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तमाम लोगों का कंसेंसस लिया गया। कंसेंसस का वही मतलब है जो इंग्लिश से उसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या कहते हैं यार उसको, राय। ठीक है, तो वो राय ली गई कि यस ये बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, क्या ये इंफॉर्मेशन इसी की है कि किसी और की है। अब जब उसको वो इंफॉर्मेशन मिल गई, देन उसने कहा ठीक है जी वेरीफाइड, ऐसे ही। तो इसके अंदर कंसेंसस एल्गोरिथम, इस टाइम तकरीबन कोई 18 के ऊपर काम हो रहा है कंसेंसस एल्गोरिथम, जिनमें से 2 का पार्ट है, तो वो उसको और बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। वो जो लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, बिटकॉइन की बात करते हैं, तो बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क भी, जिसमें आप कंप्यूटेशनल पावर, अच्छा इसके पीछे एक मैकेनिज्म है छोटा, तो याद रखिएगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का तो सबको पता होगा, जितने लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करके आए होंगे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक चीज है, ठीक। अच्छा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपना आइडिया प्रूफ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर क्या, जितने भी आगे चल के ना आपको नजर आएगा, प्रूफ ऑफ कैपेसिटी, प्रूफ ऑफ स्टेक आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना हुआ है। इसी तरह प्रूफ ऑफ एक है, प्रूफ ऑफ कवरेज भी है। तो ये आपको मेनली वो चीज उनको प्रूफ करनी है कि यस मेरे पास ये चीज बेहतर है। लाइक प्रूफ ऑफ अगर वर्क की बात करें, दैट मींस आपको शो करना है कि आपके पास कंप्यूटेशनल पावर है, जो आपके पास कंप्यूटर है जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर रहे हैं, वो ज्यादा है, तो दैट इज द प्रूफ ऑफ वर्क। इसीलिए वो स्लो भी है नेटवर्क। मजे की बात ये कि लोग ना जब मशीन्स की बात करते हैं, तो मैं उनको सिंपल एक बात नॉर्मली करता होता हूँ कि जी आप बात मुझे कह रहे हैं कि वो नेटवर्क लगाएं जो 2009 में बना था, 2009 वाला नेटवर्क, 2009 वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ग्राफिक कार्ड बढ़िया आ गए, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चेंजेस आ गई, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही पुराने वाला यूज कर, व्हाई नॉट मेड सम मोर। यानी यहाँ पे एक प्रोटोकॉल, हमारे यहाँ ना 2 तरह के प्रोटोकॉल ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, यानी 2 तरह के फ्रेमवर्क, एक इथेरियम नाम सुना होगा जिनको ब्लॉकचेन का पता है, और एक हाइपरलेजर। इसके अलावा भी ब्लॉकचेन मौजूद हैं, जिनमें से एक वेव्स एक और प्रोटोकॉल, ठीक है, और भी यानी आप मोनेक्स है, ये ब्लॉकचेन मौजूद है, यानी कि इस तरह के और भी बहुत सारे। अगर आप सपोज करें गुजरात वाला या अपना बनाते हो जीसीसी नाम रखते हो, जीसीसी ब्लॉकचेन, आपको नेटवर्क बनाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ब्लॉकचेन नेटवर्किंग समझ में आ गई ना, पीयर टू पीयर नेटवर्क्स को बेसिकली कंप्यूटर को जोड़ना ही है ना आपस में, उसमें एक स्पेसिफिक रन करना है, कंप्यूटर रन करना है और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी आपकी जितनी जो चीजें हैं ना, मेनली अगर आप सोचें, यानी आप एक फाइल बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो इन फंक्शनैलिटीज पे काम कर रहा हो। आप क्रिएट कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसा ही है।
दैट इज कॉल्ड CRUD फंक्शनैलिटी। ब्लॉकचेन के अंदर हमने क्या किया, इंटेंशनली आखिरी दो चीजों को निकाल दिया। आप ना अपडेट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, या आप क्रिएट कर सकते हैं या आप डिलीट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा मजेदार आता है नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स की तरफ आता है, सर अगर कोई गलती हो तो अगर गलती तो नहीं करनी, इसीलिए तो सिस्टम बना रहे हैं। अगर गलती करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और आपके पकड़े जाने के लिए ही सिस्टम बनाया जा रहा है। अगर पहले से सारे लोग इतने अच्छे हों तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी इस चीज को करने की। कोई दो नंबरी ना होती है तो हमें क्या जरूरत पड़ी इस सिस्टम में जाने की, ठीक है ना। दो नंबरी एक थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, सोच डिग्री की बात करते हैं थोड़ी देर कि अगर एक यूनिवर्सिटी 4 डिग्री बनाती है, अब क्रिएट भी हो रही है, रीड भी हो रही है, ठीक। अभी तो आप जाएं तो जाके चेंज कर दें, जो मर्जी लोग 4 बनाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक बंदे ने गलत डिग्री अंदर एंटर कर दी, जब वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगी पता पकड़ा नहीं जाएगा कब ऐड हुई थी, किसने ऐड की थी, टाइम स्टैम्प क्या थी, जो भी हम थोड़ी देर पहले जो बातें कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी ना, कि इसका ओरिजिन कहाँ से आया, तो पता लग जाएगा इस टाइम किस बंदे की ड्यूटी। अच्छा यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, सर वो तो लॉग से भी पकड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं नेटवर्क इंजीनियर रहा हूँ, नेटवर्क इंजीनियर नहीं यानी कि आर्किटेक्ट रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, हम अटेंडेंस जब लगती थी ना हमारी, तो हम लॉग फाइल अभी भी आप लोग भी लगाते होंगे, वो हम से लगाते हैं जाके, बड़ा लोग समझते हैं पता नहीं ऑटोमेट हो गया, उसकी एक लॉग फाइल होती है। आप जाके लॉग फाइल डाउनलोड करें, टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल में जाके नंबर चेंज करके तो डाउनलोड करते हैं। मैंने कोई परिचय का जब जॉब करता होता था लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये काम नहीं करते। वहाँ पे अगर आप नहीं आए तो आप नहीं आए, ठीक है। तो अगर आप डिग्री में यानी लॉग फाइल अभी भी आप जाएं, कोई राउटर जाके पकड़ लें, उसकी लॉग फाइल टेक्स्ट फाइल में डाउनलोड हो जाती है, मर्जी कर लें, ठीक है। अच्छा इसको इसका एक नाम और है ब्लॉकचेन नेटवर्क, दैट इज ट्रस्टलेस नेटवर्क। व्हाई? जब आप इस सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं तो आपको किसी, जिसे कहते हैं ना, तीसरे बंदे पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको सिस्टम पे ट्रस्ट करना है। जैसे अभी क्या है, मैंने सपोज करें जा रहा हूँ मैं एक जगह पे ना, एक चेक आता है, वही बिजनेसमैन वाली बात करते हैं, एक ना आप लोगों के पास एक चेक आता है, आपने चेक जाके जमा करवाया बैंक में, बाउंस हो गया, 3 दिन बाद आपको पता लगता बाउंस हो गया। अब आप दोबारा जाते हैं चेक लेने, अब उस टाइम आप किस किस पे भरोसा कर रहे होते हैं? आप या तो अगर सपोज करें वो बंदा तगड़ा, फिर आपके पास ABC बैंक भी चलेगा, और अगर वो बंदा तगड़ा नहीं है, चेक वो आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड का दे रहा है, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप या तो दोनों पे भरोसा कर रहे हैं या किसी एक पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन आपने जब चेक लिया उसी टाइम अगर आपको पता लग जाए कि इस बंदे की पॉकेट में इतने पैसे हैं कि नहीं, ये चेक बाउंस तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा आसानी नहीं होगी। दोबारा वो बार्टर सिस्टम वाली मिसाल में वापस आएंगे कि जी जब उसने अनाउंस किया कि मैं ये काम करने लगा हूँ, तो उसने उसी टाइम बता दिया कि भाई इसके पास जो है ना ये चीज़ है या नहीं, ये इसकी है या नहीं, इन्फॉर्मेशन क्लियर। अब आप करके देख, क्या आसान नहीं हो गया काम, जिंदगी कितनी आसान हो गई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एक्चुअली ऐसा प्रोग्राम कोड है जो पूरी सिस्टम को ऑटोमेट करता है। अगर चला जाए इसको थोड़ा और आसान करना, ऐसा प्रोग्राम जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन हो, जैसे कॉल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा लाइन ऑफ कोड और इसके अलावा इसकी जो है ना कोई हकीकत नहीं। जो लोग करते हैं वो बहुत मजे के खबरें बनाते हैं, उनके हवों में नहीं जाना। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ लाइन ऑफ कोड, नथिंग एल्स। क्या कह रहे हैं? टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, प्राइवेट और पब्लिक। या प्राइवेट होगी, अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो वो प्राइवेट है, अगर पब्लिक लीग कोई चीज कर रहे हैं तो वो पब्लिक है। अच्छा, इसकी 4 तरह की टाइप्स आपको मिलती है, 4 से ज्यादा टाइप आपको किसी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले वर्ड नजर आएगा, जो अभी भी आपको स्लाइड पे जो ऊपर नजर आ रहा है कि राइटिंग अथॉरिटी किसके पास, और नीचे जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ओपन और क्लोज में, रीडिंग अथॉरिटी किसके पास है। यानी इसके कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो बनेंगे पब्लिक ओपन, प्राइवेट ओपन, पब्लिक क्लोज और प्राइवेट क्लोज। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं
कि जी लॉ एनफोर्समेंट का जो डेटा है वो किसके अंदर फॉल करेगा, बिकॉज वो वाला डेटा होता है कि दैट इज फॉर योर आइज ओनली वाला, आप लोगों को ईमेल आती होगी फॉर योर आइज ओनली, ठीक है, तो वो किसके अंदर फॉल करेगा, प्राइवेट क्लोज में, क्योंकि उसको चंद लोग पढ़ सकते हैं, चंद लोग उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं, चंद लोग इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा चलें बिजनेस की तरफ। ई कॉमर्स या इन्वेंटरी सिस्टम किसके अंदर फॉलो करेगा? नहीं, दोबारा सोचें। ई कॉमर्स बस ई कॉमर्स को आप बात करें, इन्वेंटरी सिस्टम बता रहे हैं, प्राइवेट क्लोज नहीं है, प्राइवेट ओपन। इन्वेंटरी चांदों का ऐड कर रहे हैं, देख सब सकते हैं क्योंकि खरीद सब सकते हैं, जी हाँ, तो रीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर इन्वेंटरी तो मैनेज नहीं करनी उसने, इन्वेंटरी एक खास स्पेसिफिक लोगों ने। चले एक अगले एक वोटिंग किस किस के अंदर आ सकता है, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, ये दो में है, कैसे आएगा, कौन से वोटिंग इलेक्शन पब्लिक ओपन में, प्राइवेट क्लोज में भी यार तुक्के एक्चुअली मजे की बात पता है क्या है वो सर आपको बोलते हैं राणा यासिर यासिर भाई ने जैसे बात की ना तुक्के तुक्कों का मजा आता है बिल्कुल, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ समथिंग कि जी आपने जितनी अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन की है उसको थोड़ी देर के लिए इंप्लीमेंट करके सोचें, आपको फौरन चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि ये कहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। जैसे मैं वोटिंग की बात करूँ, अगर इलेक्शन की बात करूँ तो वो दो के अंदर आता है, कैसे प्राइवेट ओपन में भी आएगा, पब्लिक क्लोज में आएगा, पब्लिक ओपन में नहीं है, रिजल्ट चंद लोगों ने देखना है, वोट सबने कास्ट करना है, पब्लिक क्लोज रिजल्ट चंद लोगों ने देखना है, और प्राइवेट ओपन में कैसे जो कैंडिडेट्स हैं चंद लोगों ने ऐड करने और वोट सबने कास्ट करना। तो इससे क्या साबित हुआ कि कंसोर्शियम में भी चीजें मान सकते हैं, कंसोर्शियम में भी आप पूरा यूज केस बना सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों में से हर एक पे जब आप डिजाइन कर रहे हो कि मैं एज आर्किटेक्ट से बात करूं तो कई दफा दो में भी लिखा जाता है, मैं व्हाइट पेपर्स लिखता हूं इस तरह, ठीक है, जिनमें आप दो में टाइप बना रहे होते हैं, तो साबित होती है ना ये बात कि वोटिंग इलेक्शन, आप सोचें इलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी के लिए, यार मेरा वोट कास्ट हुआ है, काउंट हुआ है कि नहीं हुआ, खासा के लिए टेंशन लगी रहती है, इसको देखें। यानी आज तक लोग क्या किस रोले में पड़े में धांधली हो गई, एक नॉर्मल चीज है, चल रही है, बचपन से देखते हैं आपने, आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है सिर्फ किसी ने मान लिया होगा नहीं यहाँ पे ठीक है दूसरा जीत गया बस, थैंक यू वेरी मच, आज तक तो नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बात करें, अच्छा मैं इसके अंदर एक और चीज डालूंगा, जितनी ट्रांजैक्शन, अब एक ट्रांजैक्शन एक वोट है वैसे, जितनी ट्रांजैक्शन आती जा रही हैं वो आपको काउंटर पे दिखाता है कितने वोट कैश हो गए हैं, कितने इसको डले, कितने इसको डले, आप उसका रिजल्ट नहीं शेयर कर सकते, पॉसिबिलिटी है, बन सकती है ना, ये कोई ऐसी हवा चीज तो नहीं है इसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा थोड़ी देर के लिए ये सोचें, अभी हमने डिजिटल आइडेंटिटीज की बात की, बाय द वे हम वो जो चीज है ना हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं यूनिक आइडेंटिटी, तो बता सकता है कहां पे लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात की थी, किसी को पता नहीं, हम आपको सर कैसे, यानी हम लोग अभी डिजिटल आइडेंटिटीज या यूनिक आइडेंटिटीज कहां पे यूज कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, सोशल मीडिया में यूनिक आइडेंटिटी तो होती है, आज कितने फीमेल्स हैं और कितने फीमेल्स का काउंट है यार, पिछले दिनों में डेटा पड़ा था, ठीक है ना, फीमेल फीमेल आईडी नहीं होता, मेरे 6 ईमेल आईडी है, तो हम जो बैंक्स यूज कर रहे हैं सर चाइनीज आपके कार्ड ले लेंगे, क्या बात कर रहे हैं, तो एक कंप्यूटर पड़ा, कंप्यूटर के अंदर नॉट आईपी एड्रेस मैक एड्रेस होता है उसके अंदर, यानी ये देखें 4 स्क्रीन लगी हुई है, इको स्टार की है, चारों सेम है, ठीक है, सेम मॉडल है, इनके मैक एड्रेसेस डिफरेंट होंगे, जिस चीज ने जिस डिजिटल चीज ने, जैसे मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल इस टाइम करोड़ों लोगों के पास होगा, ठीक है, सेम मॉडल होगा, लेकिन उसका
मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। तो जितनी डिवाइसेस आपकी इंटरनेट पे जाती हैं ना, उनका मैक एड्रेस हमेशा डिफरेंट होगा। तो ये कोई यानी हम ऑलरेडी डिजिटल आइडेंटिटीज में काम कर रहे हैं जो कि यूनिक आइडेंटिटी है। तो क्या इसको अचीव करना मुश्किल काम है अगर हम इंसानों पे डेवलप करना चाह रहे हैं? नहीं कर रहे, यानी कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आईपी एड्रेस आप जी दिखा सकते हैं, करते हो ना? टिकटॉक बंद होने के बाद सारी यूज करते हैं, ठीक है ना? वो और आगे चले गए, बहुत को भी यूज होता है, ठीक है? प्लीज, ये डिसीजन मैट्रिक्स है। यानी हम थोड़ी देर के लिए सोचे जो गेमिंग सेक्शन है आपका पूरे का पूरा, यानी अभी देखें लोग वीडियोस बनाते हैं, गेम्स खेलते हैं, उसके ऊपर पैसे भी जीत रहे होते हैं बड़े मुद्दे की। लोग कहते हैं मैं उसको मिलियनेयर हूं, तो वेरी गुड यार। आई डोंट नो यार, मैंने कभी गेम खेली, लेकिन आपके होता ना, आप इस चीज को यहाँ पे अगर डिजिटल आइडेंटिटी नंबर 1 और अपनी डिजिटल करेंसी के साथ जोड़ दें थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एक और आइडिया दूं। अगर आप डिजिटल वॉलेट यूज करते हैं, अभी देखें मुझे क्या टेंशन रहती है, यानी आप में से जो लोग ट्रैवल करते होंगे, बाहर जाके कोई शर्ट लेना तो बंदा सबसे पहले सोचेगा कि गवार पाकिस्तान में नहीं, हर बंदा करता है ये चीज, हर बंदा करता है। यानी जो पाकिस्तान से जाता है वो जरूर ये हरकत जरूर करता है। या जो है एक नॉर्मल चीज है, ये कैसी चीज है जो नॉर्मल है सबके लिए। थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि हमारा जो डिजिटल वॉलेट है उसमें, मैं आपको थोड़ी देर के लिए ना एक हवाई दुनिया में ले लूँगा, इमेजिनेशन। आप इमेजिनेशन में जाके सोचें कि आपकी जो हार्ड करेंसी है ना, जो ये नोट आपने हाथ में पकड़ा होता है, ये खत्म हो गया पाकिस्तान में, और आप चले गए हैं, आपको ना इस टाइम जो आपकी सैलरी भी आती है वो आपके डिजिटल वॉलेट में जो आपके मोबाइल के अंदर है उसमें आती है, ठीक है? अब क्या होगा, आपने जाना है तो देखिए, अगर उसी के अंदर एक ऐसा फंक्शन रख दिया जाए कि आपका जब आप कन्वर्ट, अभी क्या करते हैं, अभी आप जाते हैं, नहीं जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वहीं पे अगर ऑप्शन आ जाए कि धर्म में कन्वर्ट कर दो। अब एक बंदे के पास 1 लाख रुपए उसके बैंक में, तो वो धर्म में कन्वर्ट करके कितने बन जाएंगे मेरा ख्याल है, कितने बन जाएंगे, 2-2.5 हज़ार धर्म बन जाए। तो वो 2.5 धर्म जो है, अब आप उसको स्पेंड कर सकते हैं किसी भी जगह जाके पूरी दुनिया में। यानी आपने यूएस जाना है, आपको यूएस में कन्वर्ट करना है, तो बैंक अकाउंट तो आपका है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, आप तो किसी और जगह पे जाके अभी क्या है, अभी तो यार मैं जाता हूँ, मैं आपकी पर्सनल बता देता हूँ, मुझे तो इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगेगा, उसका मैं इस चीज़ से इस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, आपको जरूर शेयर करूँगा, वो टाइम मिलेगा। तो उसमें यानी आप जाके तो वही इस्लामिक बैंक से वहाँ से पैसे निकलवाना, यार मेरा ख्याल है यहाँ तो 25 रुपये काटते हैं, या 18 रुपये काटते हैं, वो मेरा ख्याल 350 से 550 रुपये काटते हैं अगर आप 500 तरह के आते हैं, ठीक है? तो चुपते हैं भाई, ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है इस पूरी बात का कि अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज की बात करें जो कि बहुत आगे की हैं। अच्छा, करिकुलम में ना, कल मैं एक जगह पे मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो वहाँ पे मुझसे उन्होंने पूछा कि करिकुलम में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, हम अपने बच्चों को क्या कहकर पढ़ाते हैं, मुझे वाजिब में ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने इनके बेटे से पूछा माशाल्लाह कि आपने बड़े होकर क्या करना है, रीजन है उसको ऐसे ट्रेन किया। हम लोग पता क्या करते हैं, कल किसी से डिस्कशन हो रही थी, तो वो मुझे कहता है कि जी MBA कर लो, MBA का बड़ा स्कोप है इस टाइम, वो बड़ी नौकरी है MBA की। मैंने कहा भाई इस टाइम में 4 साल बाद तो नहीं होंगी, यानी क्या सोच रहे हैं यार आप लोग। हम लोग वो हमें एक्चुअली आज तक समझ नहीं कि आज में कैसे जीना है भाई, हम लोग इन चीज़ों को सोचते रहते हैं, आज ही कर लो जो करना चाहिए बात। तो ये कुछ चीज़ें जो डिसीजन मैट्रिक्स की बात करते हैं, जैसे आपको लॉ एनफोर्समेंट प्राइवेट क्लोज में नजर आ रहा है, आपको प्राइवेट ओपन में सप्लाई चेन जो हमने ई-कॉमर्स की बात की थी वो प्राइवेट ओपन में नजर आ रही है। बाकी आप देख लें जो भी चीज़ें कि किस तरीके से वो काम करें। बेनिफिट क्या क्या नजर आता है, पब्लिकली वेरीफाइबल, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है आपकी चीज़। देन आपको क्वालिटी, थोड़ी देर के लिए आप इस पूरे सिस्टम को जो हमने अभी तक
डिस्कस किया, इसको एग्रीकल्चर पे करके देखें कि आपको पता हो कि आप खा क्या रहे हैं, चीजें क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में सोच के देखें। देन आप ये सोच के देखेंगे जी आप तो मेडिसिन ले रहे हैं, यानी आपको पता होगा होपफुली कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में 20% फेक मेडिसिन आती है। पूरी दुनिया में 250 बिलियन का मार्केट कैप है फेक मेडिसिन, $250 बिलियन का। इमेजिन कर सकते हैं? अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाऊँ तो आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज जो मैंने लास्ट पढ़ा। तो आपकी जो पहला कंसर्न होता है मेडिकल स्टोर में उसके साथ देखें, हम उसमें ट्रस्ट किस पे कर रहे हैं, हमारा ट्रस्ट में हम कर रहे होते हैं बड़ी मेडिकल स्टोर पे, जब वहाँ से चीज़ सस्ती मिलेगी, ऐसे ही करते हैं। अच्छी कंपनी की वैल्यू आप वो जो होता है ना फार्मासिस्ट, वो बेचारा रोता रहता है, सर मैं आपको सेम फार्मूला दे रहा हूँ, जो डॉक्टर ने लिखा सेम फार्मूला दे रहा हूँ, सर ले लेंगे सर ये सस्ती है। नहीं भाई, जो उसने लिखा है ना वो उस कंपनी की दे भाई, मैं क्यों हमें कंपनी का। अगर मैं एक मेडिसिन को एक क्यूआर कोड दे रहा हूँ जिसको मैं स्कैन करूँ और मुझे फौरन पता लग जाए कि ये कब बनी थी, ये मेरा प्रॉब्लम खत्म होगी मेरी, ये वाली क्वालिटी चीज़ों की बेहतर होनी शुरू हो जाएगी ना। फिर इसी तरह आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो नीचे, क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी को बीच में से निकाल देंगे ना किसी भी चीज़ के कॉस्ट नहीं हो, यानी अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए पेनफुल चीज़ है कि जी जिसको हम कहते हैं कि जो जैसे बैंक है, तो उसने आप बैंक को थोड़ी देर के लिए सोचेंगे उसको बीच में से उसकी उस तरह की सर्विसेज को बीच में से निकाल दें। अभी देखें आप जब जाते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की, पैसे कन्वर्ट करवाने के लिए तो आप ट्रांजेक्शन फीस देते हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं ना आपको। अब मैं वो ई वॉलेट की बात कर रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर चेंज किया, मेरी ट्रांजेक्शन फीस खत्म नहीं हो गई, मैंने सिर्फ अपने वॉलेट को कन्वर्ट किया, वो 1 लाख से कन्वर्ट हो गया 28,000 दिरहम। मैंने यूएस जाना, वो कन्वर्ट हो गया $800 में, मुझे क्या पड़ा? तो मुझे बार बार वो ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ती। बात समझ में आ रही है? तो आपकी कॉस्ट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी तक हमने जो लाइफ साइकिल डिस्कस वो कुछ इसी किस्म का। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट पता है कब होती है? यानी आप लोग तो माशाल्लाह जो बिजनेस कम्युनिटी के उनको अंदाजा होगा इस चीज़ का कि जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है ना, जब आपने 100 रुपया पकड़ा हुआ 100 रुपया पकड़ा हो, यानी कि 100 रुपये से आपको देना, तो दरमियान में पकड़ के खड़ा हो जाए ना ऐसे, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं, नोट आधा हो गया, ठीक है। लेकिन अब दूसरे के पास चला गया, नाउ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। ये पूरी ट्रांजैक्शन है, यानी आप जब क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती, मजे की बात है, तो सेव कर देता है। अब वो मंथली बिल करता है, वीकली बिल करता है, या जिस तरह भी मर्चेंडाइज बिल करता है, तब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो ये सारी वो चीज़ है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट किस तरीके से, जब ओनरशिप चेंज हो जाती है एक चीज़ की, तब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। ब्लॉकचेन के यूज कैसे, बहुत सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, डिजिटल आइडेंटिटी, सप्लाई चेन। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रियल स्टेट में करके देखें, सरका बिजनेस रियल स्टेट है, थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि सोचें, अभी देखें आपने घर खरीदना है, कितने झंझट है उसके अंदर यार, आपको पता नहीं कौन से किस पटवारी को मिलना जाके, पता नहीं फर्दें निकलवानी है, तो ये करना तो वो करना पड़ा। थोड़ी देर में उसके ऊपर से क्यूआर कोड लगा, आपने क्यूआर कोड को स्कैन किया और आपको सारी की सारी चीज़ें नज़र आ गई कि ज़मीन किसने परचेज की थी, उससे पहले किस सोसाइटी ने यहाँ पे आके जो है ना वो हिस्से बनाए थे, फिर ज़मीन किसने परचेज की, घर किसने बनाया, पहला घर पहली दफ़ा किसने खरीदा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा आप 10वें बायर हैं इसलिए और पता लगा। इसी तरह इसी पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखें गाड़ियों के ऊपर। अभी चोरी की गाड़ी तो नहीं है, एक्सीडेंटल तो नहीं है, हमें हम सबको ना साथ ही मैकेनिक लेके जाना पड़ता है, जो आगे ना टक टक करके चेक कर रहा होता है, ऐसे ही हो रहा होगा टक 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 टक, वो बंदे को समझ नहीं आती करके ना, मुझे तो वहाँ ठीक गाड़ी करता सर आपको आज नहीं आ रही, वो जो है ना वो अपनी भी गाड़ी में दुकान के चक्कर में तो आपको नहीं ले देगा वो, लेकिन आपके ऊपर उसने स्कैन किया और आपको पता लग गया। अच्छा, किसी को पता है यहाँ पे गाड़ी में कितने स्पेयर पार्ट्स होते हैं टेंटेटिवली? किसी को है ना? एक गाड़ी में कितने स्पेयर पार्ट्स होते हैं? बुलेट्स, नट्स वगैरह डाल दो। सॉरी, एनीबॉडी एल्स? सर 32,000 होते हैं। हम गाड़ी चलाते तो हमें पता नहीं है यार, आप लोग भी सोचते हो कभी मेडिकल का बंदा बन रहा है, कभी प्रॉपर्टी में हो जाता है, कभी क्या पता करना ठीक है यार, सर्चिंग नहीं की है क्या करूँ, क्योंकि जब इकोसिस्टम जब आप वो कर रहे होते हैं ना, जब आप बना
बना रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं कोई वाइट पेपर लिखता हूँ ना इंटरनेशनल, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अब इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो आपको वहाँ पे पता होता है, पता होगा कि एक्सीडेंटल है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट हुई है कि नहीं, गाड़ी चोरी है कि नहीं है, आसान हो जाएगा ना सिलसिला, क्योंकि अब तमाम ट्रांजैक्शन, तमाम उसकी इंफॉर्मेशन आपको ब्लॉकचेन पे मिल रही है, तो जिंदगी बहुत से भी ज़्यादा आसान हो गई। देन आपके जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड हैं, दुबई इस टाइम अपने तमाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड को मूव कर रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर। कल को आपको जो वीजा भी आएगा ना, ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा। आप जो करेंसी लेके जा रहे होंगे उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि आप कितनी करेंसी लेके गए हैं। अभी भी वो आपसे पूछते हैं कि कितनी है आपको, कई लोगों को नहीं निकाल के कहते हैं कि दिखाओ निकाल के कितनी है, कई लोगों को जिन पे शक पड़ता है उनको कहते हैं निकाल के दिखाओ कितनी, ठीक है। तो बंदा तो एक चीज़ तैयार है तो बंदा पूरी दिखा देता है। 2000 जैसे पिछले दिनों हमने एक रूल बनाया कि 2000 कम से कम आपको लेके जाना होगा। आप नहीं लेके जाएंगे 2000 dirham तो वो आपको वीज़ा नहीं, यानी कि आपका एंटर नहीं होगा। उन्होंने पिछले दिनों एक रूल निकाला। तो अगर ये सारी चीज़ की ऑटोमेट हो जाए कि जी बंदे को वीज़ा कब मिलेगा, उसके बाद 2000 होगा तो वो वीज़ा देंगे, वो वहाँ पे शो करेगा अपने 2000 dirham, तो वो 2000 dirham उनके डिजिटल अकाउंट में वहाँ पे जाएगा तो उसको मिल जाएंगे। पॉसिबिलिटी इज देयर। फिर इसी तरह आपके आइडेंटिटी मैनेजमेंट का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा एक और चीज़, वो जो फॉर्म भरते हैं ना, उसका जो रिक्वायरमेंट लिखी होती है, आप क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हैं और उसमें पैसे लेके जा रहे हैं, फिर उसको शो करना होता है। $10,000 तो वैसे अलाउ किया होता है, जितने परसेंट नहीं वो बिल्कुल आप नहीं कह रहे हैं, वो पता है, लेकिन उसको मैं उसको थोड़ा ऑटोमेट करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा आपका अभी देखें, आपके अगर बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर तो जो आपके डेथ सर्टिफिकेट तक की चीज़ है, उसको अगर ब्लॉकचेन पर रख दिया जाए, इंश्योरेंस पूरी आसानी से मिल जाएगी। अगर करवाएंगे इधर आप अगर अभी देखें, अभी क्या होता है, आप जॉब के लिए अप्लाई करता है कोई भी बंदा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मुझे किसी ने बताया कि जी एक जॉब थी गवर्नमेंट की, कोई ये बात है 2018, तो एक जॉब थी इस्लामाबाद में, उसके ऊपर 32,000 के करीब एप्लीकेशन नहीं है, यानी आपको 30,000 एप्लीकेशन एक जॉब के लिए। और अब सोचें कि उसको जब उन्होंने क्राइटेरिया बनाना है, उसका एग्जाम लिया, ये किया, वो किया, हर चीज़ की, अब सोचें कि वो कितनी हसल है। यानी उसमें बहुत सारे कैटेगरीज वाले भी होंगे, उसमें बहुत सारे वो लोग भी होंगे जो कहेंगे कि जी उनके पास डिग्री वो नहीं है, उन्होंने मांगा BBA या MBA हुआ है, जहाँ पे BCS वालों ने भी अप्लाई कर दिया। तो अगर ये सारी चीज़ हम कर देंगे, आपके सर्टिफिकेट भी तो वो हो ही नहीं सकेगा। अभी हम इसका डेमो देखते हैं, आपको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इसका डेमो जो है ना आपको दिखा देगा, अगर मुझे लगता है यहाँ पे नाम याद आ गया। फार्मा के अंदर कितना काम होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फार्मा के अंदर कितना काम हो सकता है, सोच के देखिए एक दफा कि आपकी क्वालिटी मेडिसिन की कितनी बेहतर हो सकती है, यानी आपको पता हो किस किस स्टेप से गुजर के आई है चीज। अब आप इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके देखें कि आपके यानी क्लाइंट के ऊपर देखें, अभी क्लाइंट किस पर ट्रस्ट कर रहा है, नाम पे, कंपनी के नाम पे, लेकिन अगर उसको आप ये सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें, चलें थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। आप लोग जो हैं एक शर्ट ऑर्डर करते हैं ई-कॉमर्स पे। अच्छा आप लोगों को ये पता है कि ई-कॉमर्स पे जो आती हैं आपकी, जिसको कहते हैं जो फेकनेस का एक सर्वे निकलता है, तो कितने लोग ये समझ के खरीदते हैं, कितने % लोग दुनिया में कि जो चीज़ हमें मिल रही है ओरिजिनल है, ज़्यादा इस परसेंटेज से कितने % लोग हैं जो एतमाद जाहिर करते हैं कि जी इतने कि जो चीज़ आ रही है वो हमारी ओरिजिनल, कोई है अंदाजा? 10% 20%, 17.7%। तो अब वो 17.7% जो लोग हैं, 20% जिनमें से मैं भी एक हूँ, बड़ी दफा क्या मंगवाते कुछ आप कुछ जाता है। हाँ वो ज़्यादा बात है, जैसे नाइकी की आप शर्ट मंगाया 1500 रुपये की शर्ट हो, तो मैं आपको यहाँ पे बैठ के बता दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए उसका एक QR कोड बना दें, नाइकी का, नाइकी की वेबसाइट, नाइकी की ऐप है, पोस्ट कर देते हैं, नाइकी की ऐप है, नाइकी पीछे यहाँ पे वो लगा तो होता है, किसी का टैग लगा होता है, उन्होंने क्या किया उसके ऊपर एक QR कोड एम्बेड कर दिया। अब वो QR कोड एम्बेड होने से क्या होगा, वो कुछ एट्रीब्यूट्स की बेस पे बना रहे हैं,
वो एट्रीब्यूट क्या है? इस बंदे ने, ये बंदे का नाम है अहमद नूर ने ऑर्डर किया, इतने बजे ऑर्डर किया, इस बैच में इसका जो है ये साइज था, ये उसकी बेस पे उन्होंने एक QR कोड जनरेट कर दिया। QR कोड अपने एट्रीब्यूट्स की बेस पे यूनिक होगा। जब मेरे घर में चीज डिलीवर हुई, मैंने उसको स्कैन किया, उसने मुझे बता दिया कि इस दिन ये शिप हुई थी, इस दिन आप तक पहुंची है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल 100% तो शायद फिर भी ना हो, लेकिन 80% का कहते हैं लोग ब्लॉकचेन के थ्रू आपके बिजनेसेस का जो ट्रस्ट लेवल है ना वो 80% कवर कर देगा। तो अब आप खुद सोचेंगे कितनी चीजें आसान हो सकती हैं अगर आप इसको वो देखें। अच्छा, मुझसे नॉर्मली लोग पूछते हैं किस किस इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो सकता है, तो उन्हें मैं आपको नॉर्मल एक सिंपल आंसर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे इंटरनेट चल सकता है वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। जहाँ पे इंटरनेट, यानी ये वही क्वेश्चन है कि इंटरनेट कहाँ पे अडॉप्ट किया जा सकता है, तो जहाँ पे आप इंटरनेट अडॉप्ट कर सकते हैं वहाँ पे वहीं पे आप ब्लॉकचेन अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी आप थोड़ी देर में सोचेंगे, आपका जो लॉ, अगर लॉ का जो पूरे का पूरा सिस्टम उसको ब्लॉकचेन पे लें और ऑटोमेट करें। एक बार सोच के देखें कि जी एक बंदे ने कुछ खास चीज़ें की हैं, कुछ खास गलतियां की हैं, तो उसको ऑटोमेटेड जस्टिस भी मिल सकता है। अभी 3-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि 18 साल पहले एक बंदा पकड़ा गया, आज आगे उसकी जो है रिहाई हो रही है कि बंदे की जवानी गई, टाइम गया, इज्जत गई, 18 साल बहुत टाइम। तो उस पूरी चीज को जो कि 5 मिनट मिलता है, इसके और मिसाल देता हूँ आपको थोड़ी सी। नादरा का ना, मैंने 2019 में ट्रैवल करना था दुबई का, तो हुआ ये कि उन्होंने कहा चिप वाला कार्ड चाहिए, जो ID कार्ड है नहीं आए हुए, तो वो वाला चाहिए। मैंने कहा ठीक है बनवा लेते हैं। अच्छा, जाके इसी बात बनवा लिया। अब मैं दुबई गया, कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वहाँ से पैसा का एकदम मूड बन गया, डरकी चला गया, वहीं से अप्लाई किया, डरकी भी चला गया, वहाँ से स्विट्जरलैंड भी चला गया। 3-4 यहाँ पे उन दिनों चल रहा था बायोमेट्रिक वाला रहा, बैंक में चला था ना, सबको बुलाया होगा बायोमेट्रिक आगे करवाओ, बायोमेट्रिक करो। तो मैंने क्या किया जी, मैंने बायोमेट्रिक करवाने गया तो उस बंदे ने ना मेरा ID कार्ड पकड़ा और मुझे ऐसे करके देखा, सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम गलत लिखा हुआ है, ये क्या हुआ? तो मंजूर इंग्लिश में ठीक था, नहीं उर्दू में ठीक था, इंग्लिश में MAN की जगह पे MAM लिखा हुआ, मंजूर लिखा हुआ। मैंने कहा मैंने वैसे ही डिस्कस किया, मैंने कहा मैं तो यहाँ कह रहा लेकिन अच्छा, अब इसको सोचे थोड़ी देर के लिए कि मैं, यानी एक दफा मैं 3 घंटे लगा आया हूँ, यानी आप लोग जब ID कार्ड रिन्यू करवाने जाते हैं, मैं जॉब से हाफ डे लूंगा, मैं आज अपना ये काम नहीं करूँ, आपको प्रॉपरली ना इसको प्लान करना पड़ता है कि मैं अब आज ID कार्ड रिन्यू करवाने जा रहा हूँ, पासपोर्ट रिन्यू करवाने जा रहा हूँ, बंदा दोस्तों को भी बता रहा होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो अब आप, मैं 3 घंटे लगाया, मैंने सोचा चलो जी छोटी ईद थी, 2019 में छोटी ईद आने वाली, तो मैंने कहा कि चलो जो है ना दोबारा मैंने जाना ईद के बाद, तो मैं इसको दोबारा रिन्यू करवा लेता हूँ। तो मैं रिन्यू करवाने के लिए फिर चला गया, मैंने जाके दोबारा करवाया। अब ईद गुजर गई, लेने जाना था कार्ड, तो मैंने जाके उनको कहा, मैंने कहा यार वो कार्ड दिया आपने, मैसेज है सर आपका डेटा हमसे रिन्यू हो गया। 3 घंटे से कितने घंटे हो गए? 9 घंटे, ठीक है, 3 और 3। मैं अभी इसमें ट्रैवलिंग काउंट नहीं हो रही, यानी ये वो 3 घंटे जो मैं वहां पे लगा के आ रहा हूँ। उसी साल जब मैं 2019 में कॉन्फ्रेंस पे गया था, वहाँ पे ना उन्होंने एक मशीन निकाली थी लाइसेंस रिन्यू करने, उसमें आप जाते हैं अपना एमआरएस आईडी डालते हैं, एमआरएस आईडी के साथ आप अपनी वो कार्ड वगैरह जो भी आपकी चीज़ें हैं, लाइसेंस नंबर, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपके सामने एक फॉर्म खुलता है, आपको कुछ चेंज करना ठीक है, नहीं करना सबमिट का बटन प्रेस करें, आपको कार्ड प्रिंट होकर नीचे निकल जाता है। 3 मिनट का प्रोसेस है ये पूरे का पूरा, 3 मिनट के अंदर रीन्यूअल जो है लाइसेंस आपके हाथ में होता है। तो ये 3 मिनट का प्रोसेस 9 घंटे 8 घंटे 57 मिनट उन्होंने मेरे जाया किए इस चक्कर में। इमेजिन, वो हमें देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैथ्स लेवल पे चीज़ें सोचा करें। हम लोग पता है क्या सोचते हैं, मैं सोचती है हमारी सोच भी ज़रा थोड़ी सी वो आती है, लेकिन आप इसको यानी एक बंदे के 9 घंटे सोचते सिर्फ आप, जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं मल्टीप्लाई बाय 9 करें ना, जरा कितने बनते हैं?
इतने आर्क ज़ाया होंगे एक काम के अंदर, जो कि 3 इंटू इतने का काम है, ठीक है। तो हम उससे कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट जी, नॉर्मली लोग मेरे से कैरियर पूछते हैं ब्लॉकचेन का कि ब्लॉकचेन को प्रोग्रामिंग और ये नहीं, ब्लॉकचेन में हर तरह की जॉब्स आने वाली हैं। यानी आपको सेल्स के बंदे भी चाहिए होंगे, बिजनेस एनालिस्ट भी चाहिए होंगे, आपको आर्किटेक्ट्स भी चाहिए होंगे, आपको वाइट पेपर राइटर्स भी चाहिए होंगे, आपको रूल्स एंड रेगुलेटर्स भी चाहिए होंगे। तो ये याद रखिएगा, ब्लॉकचेन इज नॉट ओनली फॉर जिसमें जो है ना नहीं क्रिप्टोकरेंसी और ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है जिंदगी, उसके अलावा भी जिंदगी बहुत ज़्यादा ये सिंपल एक फील्ड की तरह आ रही है। यानी पूरा इकोसिस्टम बनने लगा है इसका। ऐसा नहीं है कि बाकी मुझे इतना काम आ गया, ये टॉप 10 जॉब है जो कि अगले 1-2 साल में आपको मिलने वाली है। ये मेरी बुक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो प्लीज, यानी इसमें ब्लॉकचेन बियॉन्ड बिटकॉइन को स्कैन कर सकते हैं आप, दिस इज अ लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर कभी आप लोग मूड बने तो जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें लाइफ टाइम यूज केसेस और लाइव यूज केसेस हम की बात नहीं की है, ठीक है। ब्लॉकचेन बियॉन्ड बिटकॉइन इसको बाय द वे बड़ा फ्री अवेलेबल है, इसको बड़ा सराहा गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि नॉर्मली लोग अच्छा ये भी मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी दैट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ लाएं। कबल इसके कि हम उसको क्वेश्चंस के लिए ओपन करें, ड्यूरिंग सेशन हमारे बहुत प्यारे वाइस प्रेसिडेंट कैसर अली साहब तशरीफ लाए, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर सेशन हम जिसके लिए हाउस को ओपन करते हैं, मैं इससे पहले चाहूँगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैसर अली साहब जो है ये वोट ऑफ थैंक्स के लिए जो है वो माइक ऑन करें, और जितने यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं, डिफरेंट सिटीज़ से आए हैं, मीडिया ग्रुप्स के लोग आए हैं, ये रिसर्च टीवी के ब्यूरो चीफ हमारे पास तशरीफ लाए हैं, मलिक साहब, मीना गुलसाबा आई हैं, GM दाऊद कपल से, तो पहले भी दोस्तों का सबका जिक्र किया जा चुका है। सब पे आने का शुक्रिया प्रॉपरली इस प्लेटफॉर्म से करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैसर अली साहब से। सबसे पहले ये चैम्बर आप लोगों का, हम आपके साथ ही जब भी आप आएंगे कोई सेमिनार करते हैं, ये अच्छी बात है, सबको अवेयरनेस मिलती है। तो स्पेशल थैंक्स साहब मेरे बड़े भाई जिन्होंने ये अरेंज किया, साथ सब बैठे हुए हैं और लेडीज़ भी आई हैं, जेंट्स भी आई हैं, सबको वेलकम करते हैं। कोई भी सेमिनार करना हो चैम्बर आप आपके उसमें हमारे सेक्रेटरी भी बैठे हैं हमारे साथ, शुक्रिया टाइम निकाल के हैं। हमारे उससे पहले भी माशाल्लाह उनके बैठे हुए हैं, मीडिया भी आई है, मीडिया के जो लोग आए हैं हमारे से भरपूर ताल्लुक कर रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एवरी टाइम एवरी डे, जब मर्जी आप आएंगे हम आपको ये बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर अली साहब। अब इससे पहले कि हम हाउस को ओपन करें क्वेश्चन के लिए, मैं ये बताता चलूँ कि ये जो क्यूए सेशन होगा ये हमारा चूँकि ज़ोहर का नमाज का टाइम भी करीब है, तो 15 मिनट के लिए हम हाउस को ओपन करेंगे क्वेश्चंस के लिए, और इसके बाद का रोड मैप भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि क्यूए सेशन के फौरी बाद जो लोग यहाँ पे जनरल ऑडियंस आज व्हाट्सअप लाइव से आई है, मैनेजमेंट की तरफ से और चैम्बर की तरफ से, हमने इन सब के लिए जो है वो व्हाट्सएप लकीका के थ्रू जो है वो एक फुली फंडेड वाउचर रखा है, जो हम इसके बाद निकालेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद। और इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड पे इख्तितामी कलमात जो हैं वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजमल खान साहब के होंगे, और उसके बाद जो है वो हमारे आज के तीनों स्पीकर जो है उनके लिए जो है वो शील्ड वो आखिर में होगी। तो विद द परमिशन ऑफ द चेयर हम हाउस को ओपन करते हैं, आप अपना हैंड रेज कीजिए और चेयर से परमिशन देंगे तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। 15 मिनट में ये क्यूए सेशन क्लोज करना है। ये ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स किस तरह से बनते हैं,
इसमें क्या फ्यूचर और स्कोप पाया जाता है, इसके ऊपर आज बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई। इसी से रिलेटेड जुड़े हुए कोई क्वेश्चन हो आप हैंड रेज करके परमिशन लेके तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो सर वेबसाइट है try.connect.me try.connect.me उसको एटलीस्ट दे बता दीजिए वेबसाइट सर दिखानी है। वो सिर्फ एक डिजिटल आइडेंटिटी का एक आइडिया है छोटा सा, जो आप लोगों को अंदाजा होगा कि ब्लॉकचेन किस तरीके से दुनिया में काम कैसे करेगी आगे। यानी एक छोटा सा डिजिटल आइडेंटिटी बेसिकली उसके अंदर है कि एक बंदा है, डेमो है ये, ठीक है, आप जाके इसको खुद भी करके देखिएगा। वो करेगा ये कि बंदे को ग्रेजुएट करवाता है और उसको दिखाता है कि जी जो है ना उसके जो उसका वो है वॉलेट है, उसके अंदर डिग्री उसकी वॉलेट में आती है। वहाँ से वो क्या करता है, वो फिर एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जो मैंने आपको 32,000 वाली बात नहीं की थी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसके पास जो क्वालिफिकेशन होगी सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। आप लोग लिंक्डइन पे अप्लाई करते होंगे, कभी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है? सर किसी ने भी पढ़ा होगा, ठीक, हर बंदा जाके अप्लाई कर देता है, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो सारा उस डेमो के अंदर है। वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए। सर उसको हम दिखा सकते हैं। अच्छा नहीं चल रहा होगा, आप सिर्फ ना मैं गूगल पे लिखिएगा कनेक्ट मी डेमो, CONNECT connect.me.net, ठीक है। इसका डेमो आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना और जाके देखिएगा। वो आपके मोबाइल में ना एक कनेक्ट मी का वॉलेट भी इंस्टॉल करवाएगा। जैसे मैंने अपना इसके अंदर आईडी बनाया हुआ, जो कि उसके अंदर मेरा डिजिटल आइडेंटिटी बना हुआ। तो ये आप लोग जाके एक दफा करके देखिएगा, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि किस तरीके से ये जो है ना काम करता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हमारी यूथ में आप काफ़ी ज़्यादा, तो हमने फ़ायदे बड़े सुन लिए हैं और वो माशाल्लाह आपके सारे समझ भी आ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको, जो हमारी यूथ को अब कौन से इक़दाम करने चाहिए कि हमारी यूथ को जॉब भी मिले और हमारी गुजरावाला की इंडस्ट्री को उससे डायरेक्ट फ़ायदा भी हो। तो हमारी जो पहला स्टेप क्या है हमारे स्टूडेंट के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए? देखिए पहला स्टेप इसके अंदर ना बड़ा ये है कि अपने आप को तैयार करना शुरू करें फ्यूचर के लिए। अच्छा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम आज ब्लॉकचेन करें और कल हमें नौकरी मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं आपस में। तो वो मीठे मीठे ख्वाब नहीं देख रहे। ब्लॉकचेन को अभी आने में टाइम लगेगा। तो अगर तो जॉब नहीं मिलती या कोई चीज़ नहीं होती ना, तो प्लीज़ उसको यानी उस पर सब्र से बैठे रहने थोड़ी देर के लिए और अपनी जैसे कहते हैं एप्स को डेवलप करनी शुरू करें। आपकी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा क्योंकि लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो उन्होंने यूथ से ही काम लेना। जब आप कोई नया आइडिया उनके सामने लेके आएंगे ना, वो इसको मानेंगे। जैसे हमने अभी सप्लाई चेन पे बात की है, हमने ई-कॉमर्स पे बात की है, आप इसको डिप्लॉय करें ब्लॉकचेन के ऊपर, तो आई होप के सर वगैरह सब आप लोगों को बहुत साथ देंगे इस चीज़ के, ठीक है। यानी आपको मजे की बात है, वो हमारे यहाँ ना वो एक और मिथ बना दिया गया कि फंडिंग ढूंढ लो, फंडिंग भी रिक्वायर्ड नहीं। आप डेमो बनाएं, जब डेमो जाके किसी को दिखाएंगे ना, फंडिंग उसका खुद आ जाती है। वो लोग खुद कहते हैं यार हमें पहले भेज दो। क्या आप लोगों ने सुना होगा प्री ऑर्डर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो प्री ऑर्डरिंग का कुछ शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ना ज़्यादा इस तरह काम करना चाहिए। तो पहले सीखें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये बहुत यानी जाइंट चीज़ है, वो हमें सिर्फ लगा दिया कुछ सॉरी जी, अगर क्वेश्चन 2000 आप इकट्ठे ले लें उसके बाद हम आंसर कर दें तो मेरे पास ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेरा अपना क्वेश्चन पुट कर दें और फिर यूज़ करना चाहिए। आप सर अपना रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू गुजरावाला। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ होगी, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और शफाफ किस्म का निज़ाम आगे बड़ा टाइम लगेगा। हम इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? माशाल्लाह मैंने आपका देखा है कि आपके तमाम लिंक्स में दे आर इन QR कोड, सो दैट्स द
इशू कर सकते हैं। सो वो कॉस्टली डिटेल्स एंड हाउ इट्स कॉस्ट। मैं बिना बोल रहे जीएम दाऊद कापन से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। इसमें ये कि मुझे जहाँ तक आइडिया हुआ है ये कि डिफरेंट सोर्सेज के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम यूज़ करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक ऐसा सोर्स दिया जा रहा है जिसमें हर इंडिविजुअल को देखा जा रहा है, हर डिपार्टमेंट को हर उसमें यूटिलाइज किया जा रहा है और बग्स को भी यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग के साथ इसका लिंक है, प्रॉपर्टी में देखा आगे आप इसमें यूनिफॉर्म सिचुएशन में रहकर आप इसमें सेल्स भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसमें जो मेरा क्वेश्चन था मैं वो ये करना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन एरर है आप उसी इंफॉर्मेशन को आगे पुश करेंगे ना सोर्स में जो आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अगर कोई ह्यूमन एरर आ रहा है, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन किसी जगह पे पुट की जा रही है या ऑलरेडी की जा चुकी है, तो क्या उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जाएगा और किस तरह से वो एक वर्क किए जाएंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न कंपनी को किस तरह से इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को रखेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, सर इंस्टीट्यूट यहाँ पे जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान है, वो है, हाँ जी, तो वो हम सारी चीज़ें वो करने लगे, वो वाजिद भाई आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बता सकेंगे उसके अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पे लोग हैं जो पढ़ाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वीक से सर ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम है इंशाल्लाह, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग आके तो आपको बेसिकली स्टेट टू द आर्ट चीज़ें बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की, इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी इवन आप इसको घर पे अपने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, घर पे ग्रोसरी लेके आते हैं ना, घर पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अब उसके लिए कॉस्ट क्या है? अगर ये सोचें, देखें अभी तक इसका कोई ना स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर नहीं है ब्लॉकचेन, यानी मैं अभी यहाँ पे मैं कल परसों न्यूज़ पढ़ रहा था, यहाँ पे हार्डवेयर बनने की कुछ फैक्ट्रीज लग रही हैं। व्हाई नॉट हमको पहला कंट्री बन जाए जो कि इसका स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर बनाना शुरू कर दें। तो अभी तक इसका हार्डवेयर नहीं है, आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू कर रहे थे। इवन ये जो माइनिंग मशीन का जिसका आप नाम सुनते हैं, दैट इज नथिंग, वो छोटे छोटे रिग्स हैं जो कि मल्टीपल ग्राफिकल कार्ड से बने हैं जिनको गेमिंग खेली जाती है। तो इसलिए ये अभी ये पूरा जो है ना पूरी स्पेस अभी अवेलेबल है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते आप अभी, क्योंकि अभी वो लोग नॉर्मली यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि जी ये हम इस जो है ना इस स्पेस में देर से आए हैं, हम ऑन टाइम में मजे की बात की है। बिटकॉइन आया था 2009 में, ठीक है, उसके बाद 2015 में इथेरियम आया जिसने आगे ये आइडिया दिया कि जी आप इस पे प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, आप इसमें अपनी एप्स रख सकते हैं। और उसके बाद अब सोचें 2021 है, अभी डिलाइट जैसी कंपनी, KPMG जैसी कंपनी अभी सिर्फ रिसर्च कर रही है, तो हम लोग ऑन टाइम है, तो हम ही बहुत सारी स्पेस पे बाकी है इसमें हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपने बात की थी बीच में कि गाइड पे डाटा रखना सेफ नहीं है, आपने इसमें समथिंग लाइक दैट मैं बाकी सारे रिमूव कर दूंगा। अच्छा, तीसरी चीज ये थी मैम कि जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसको हमने कवर किया था, आप एक्चुअली वो चक्कर ये है कि आप बंदे तक पहुंच सकते हैं, जैसे आपने कि किसने इसका जो है ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के अंदर ऐड, सपोज कर लें एक बंदा डिग्री गलत ऐड कर देता है, पोस्ट डिग्री ऐड कर देता है, जैसे आपके उसमें आते हैं इंश्योरेंस में आते हैं, एक बंदे ने पॉलिसी ली, अब वो पॉलिसी गलत ऐड होगी, अब जब वो पॉलिसी सपोज करें मैच्योर होगी या फिर उसको वेरीफाई करेगा या फिर उसकी जैसे कहते हैं वो करवाने आएगा तो ज़ाहिर कहीं वेरीफाई हो रही होगी ना चीज़, तो आप फौरन पकड़ सकते हैं कि ये बंदा, क्योंकि वो डिलीट नहीं होगा, तो आप बंदे को कल्प्रेट को पकड़ भी सकते हो तो निकाल भी सकते हैं कि भाई दोबारा ना कर दीजिएगा। और दूसरी जो बात आती है कि शुरू में आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि अभी जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो मिक्स एंड मैच आती है, आप ऐसा नहीं कि पहले दिन से ब्लॉकचेन पे जाने से, आप पहले थोड़ा सा सिस्टम लेके जाएंगे, फिर बाकी लेके जाएंगे, फिर बाकी लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। सर मेरा क्वेश्चन जी,
और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है जो इस चीज़ के लिए हमें रिक्वायर्ड है, तो आपको क्या लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए हम यूज़ करते हैं वो पॉसिबल है लोगों के लिए एक्वायर करना यहाँ पाकिस्तान में? और सेकेंडली जो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है कितना प्योर है? आपने बात की कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब इसका कोई सेंटर नहीं है। अगर हम जिस तरह देखते हैं बैंक एक फाइनल अथॉरिटी होता है, अगर दो बंदों में कोई डिस्प्यूट होता है तो बैंक जो सा वो फाइनल अथॉरिटी फैसला कर देता है। अब यहाँ पे कोई भी फाइनल एक अथॉरिटी नहीं है, हर बंदे के पास अपना ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो इस सिस्टम में लेट्स सपोज कल को कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है जो डेफिनेटली पॉसिबल है, कल को प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको जबकि हमारे पास कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? और थर्ड एक और मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह के आपने कहा कि अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, मतलब डेवलप कंट्री में काम कर रही है, हमारे मुल्क में जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो उनके लिए इतने लंबे ड्रीम उनको दिखाना कि यार अभी आप काम कर लो, फिर हम क्यों ना उस चीज़ की तरफ जाएं जो वाकई जो आज हम सीखेंगे तो कल हमें जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा, कल जॉब मिलने से क्या मुराद है? नहीं लेट्स सपोज अगर आप अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे आपसे, आप डिग्री करते हैं उसके कितने % श्योरिटी होती है कि आपको कल जॉब मिल जाएगी? नहीं, अगर आपने अच्छे तरीके से डिग्री की है तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, उम्मीद रखनी चाहिए। तो आपकी जो क्वेश्चन है ना आपका कि जी कितने लोग इसको खरीद सकते हैं या कर सकते हैं, अव्वल तो अभी तक इसका बारे में जब मैम ने भी बात की थी ना, इसकी अभी तक आप कॉस्ट पे नहीं जा सकते। नंबर 1 आपको वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपको इसको सीखना कैसे है, आप उसको काम के साथ साथ भी सीख सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि अभी वो खैर मैं फिर बात मिस कर गया था बीच में से कि जी आपको देखना होता है जब भी कोई डिग्री आप करते हैं ना, वो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, जैसे आपने कहा ना कल जॉब मिल जाए, ठीक है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि हम सोचते हैं कि आज बड़ा स्कोप है, कल जो है ना हम करें, लेकिन जब तक डिग्री खत्म होगी स्कोप खत्म हो चुका होता है। तो व्हाई नॉट आप इस चीज को अभी सीखें, आप अभी जो काम कर रहे हैं वो करें, लेकिन साथ साथ इसको सीखें ताकि 4 साल बाद जब जॉब आए ना तो आपका 4 साल का एक्सपीरियंस भी हो इस चीज का। क्या ख्याल है? रादर देन कि आप ये सोचेंगे नहीं जी मैं तो ये करके तो मुझे तो कल ही नौकरी मिल जानी चाहिए, ठीक है, वो उन्होंने बात किया है। अच्छा जी चलें, अच्छा सीरियसली, अच्छा चलें जी अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए कवर इसके कि हम अभी लकीका पे जाना है, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो इख्तितामी का रिमार्क है इसके लिए हम आज साहब सदारत जिन्होंने की आज के सेशन की, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब अरफान साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के सेशन के हवाले से कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। सेशन माशाल्लाह इसकी स्टार्टिंग में बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी एंडिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और मैं देख रहा था कि सभी लोग बड़ी इंटरेस्ट के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ हर एक मेंबर ने इस प्रोग्राम को सुना है। और लेकिन इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो हमारे पीछे थे वो हमारे सामने बैठे हैं, उनका जिक्र करना भी इंतहाई मैं ज़रूरी समझता हूँ। हमारे वाजिद अली शाह साहब, हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हायर एजुकेशन, ये इतने खूबसूरत प्रोग्राम हमारे चैम्बर के अंदर करते रहते हैं, ये खुद भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत है, उनके प्रोग्राम भी हम बहुत खूबसूरत हैं, हम सीखते रहते हैं। पिछले दिनों और भी इन्होंने अभी मालूम जबा में भी प्रोग्राम किया था और हम सब लोगों ने, तमाम चैम्बर्स ने, बल्कि उसके अंदर हमारे 50 या 60 के करीब हमारे एम्बेसीज के लोग भी थे जो हमें इन्वाइट किए गए थे। हमने PM साहब को, प्रेसिडेंट साहब सबको इन्वाइट किया हुआ था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये पूरी तरह मैच्योर नहीं हो सका। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जिस काविश के साथ, जिस मेहनत और दिलजमी के साथ ये चैम्बर को टाइम भी देते हैं और आते भी हैं, आइंदा भी इसी तरह बड़े खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे डोर्स इनके लिए इंशाल्लाह बड़े ओपन हैं। और आखिर में एक बार फिर मैं तमाम मेम्बरान जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, हमारे मंजूर साहब, हमारे मीडिया, हमारे लेडीज जेंटलमैन, जितने भी लोग बैठे हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जो आज प्रेजेंटेशन दी गई, इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सब ने एंजॉय भी होगा। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह आज भी जो है वो चैम्बर का हमारे साथ ताउन जो है वो बड़ा पॉजिटिव में रहा और मैं समझता हूँ कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हम यहाँ पे आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो अवेयरनेस करने के लिए सेशंस कर रहे हैं, जिस स्पीड के साथ हमारे सेशन आ रहे हैं,
तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में गुजरांवाला चैम्बर जो है ये यूनिवर्सिटी का रोल प्ले कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और आने वाले वक्त में भी इसका एक यूनिवर्सिटी की तरह किरदार है कि जहाँ पे लोग आते हैं और अपने इल्म की जो है वो किसी भी उसको बुझाते हैं और नई टेक्नोलॉजी, नई बातें, नई डायमेंशन जो है वो सीखते जाते हैं। तो इंशाल्लाह चैम्बर का ये प्लेटफॉर्म बड़ा मौसर किरदार अदा कर रहा है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब हम जा रहे हैं अपने लकी ड्रॉ वाले सेशन पे। तो सबसे पहले जनरल ऑडियंस के लिए सर एक सेगमेंट रखा हुआ है, जिसमें से मैं अजमल अवान साहब को सबसे पहले दावत दूंगा, उसके बाद कैसर अमीन साहब को, कि ये एक खुश नसीब की जो है वो पर्ची निकालेंगे। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो जनरल ऑडियंस की है। दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी आएगी वो चैम्बर के स्टाफ के लिए है, क्योंकि ये स्टाफ की मेहनत है कि यहाँ पे दिन रात जो है वो सेशंस होते हैं और वो पूरी जमीन के साथ जो है काम करते हैं। तो उनको भी फुली फंडेड यहाँ से वाउचर पेश किया जाएगा। मिस्टर स्किल इंस्टीट्यूट है जो आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान का गुजरांवाला कैंपस बनने जा रहा है, और आपके अपने शहर में मिस्टर स्किल के प्लेटफॉर्म से आपको ब्लॉकचेन की क्लासेस अवेलेबल होगी। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से उसकी अवेयरनेस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जनरल ऑडियंस जो व्हाट्सएप के थ्रू डेटा आया और उसका ये सबसे पहले, हाँ जी, तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं अजमल अवान साहब से कि सर आप बिस्मिल्लाह करके कुछ नसीका निकालिए, जिसका निकलता है जी उसको यहाँ से फिर उसको वाउचर भी पे किया जाएगा। इन साहब का कुछ नसीका निकलता है। जैद अली साहब है, नकवी साहब है, इनका सेल नंबर भी है 0307 2266 209। कौन सा है जी? आप बेटा तशरीफ रखते हैं कोई आपको दूसरी कैटेगरी है चैम्बर के स्टाफ के लिए। तो ये कैसे अमीन साहब एजाज अहमद साहब का मेंबरशिप रिकॉर्ड कीपर है, जो एजाज साहब भी बोल रहे आए हुए हैं अंदर होंगे। अच्छा चले उनको बुला लें, उनको भी बहुत मुबारक हो कि उनका भी पूरी वाउचर निकला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। तो इंशाल्लाह वो पहले बैच के पाएंगे, बैच को जरूर होंगे। ये सब तीसरी और आखिरी कैटेगरी है हमारे आज के इस हाउस के अंदर। लायंस इंटरनेशनल क्लब की बड़ी नुमाइंदगी है, जिसमें एक्टिव लायंस क्लब है, इसके अंदर सिटी लायंस क्लब है और इसके अंदर हमारा एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब है। तो ये सर एक आप इसमें से निकाल दें, इस कुछ नसीब को भी जो है वो पूरी फंडेड हो चुकी है। अब्दुल वकील साहब, मलिक साहब है, माशाल्लाह बहुत सही इवेंट के ऊपर हमारे कीनोट स्पीकर जो अहमद मंजूर साहब नवाब से तशरीफ लाए हैं, ज़बरदस्त सेशन किया है। तो शील्ड्स अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन के लिए मैं तमाम टीम को दावत पहले